Aerospace security. This is the second lecture of this topic. In the previous lecture, we had discussed about different definitions related to the aviation sector, the aviation security rather, and also we had covered the basic difference between airspace and outer space. So in this lecture, that is the second lecture, we are going to discuss some other aspects related to the airspace security, and the first will be missile defense shield for Delhi. Missile defense shield. Missile defense shield for Delhi. आज 23 जनवरी है. आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है. 1897 में उनका आज ही जन्म हुआ था, वेस्ट बंगाल में, सॉरी उड़ीसा में, कटक में. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी 1942 में, मेजर इवाइची फुजीवारा, प्रीतम सिंह ढिल्लो और कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर. तो वो एक घटना अपने आप में बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, देश के लिए एक उन्होंने कोई एक रिवोल्यूशनरीज की एक यूनिट खड़ी कर दी, वो एक अलग बात है, मगर उसका वैल्यू ये थी कि आजाद हिंद फौज में एक रानी झांसी रेजिमेंट था जो कि ऑल विमेन रेजिमेंट था. कैप्टन लक्ष्मी सहगल उसकी कमांडर थी. हम जब आजाद हो गए उसके बाद भी हमने बड़े लंबे समय तक कानून में लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि लेडीज को परमानेंट कमीशन मिल जाए आर्मी में, वरना शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था और उसके बाद आउट हो जाती थी. हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ी कि एनडीए में भी लेडीज की एंट्री कराई जाए. सोचिए, तो जो आजाद देश में जो चीज हमें लड़ने के बाद कानून से और कोर्ट के फैसले से मिल रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने विजनरी थे कि उन्होंने 1942 में वो चीज दे दी थी जो हमें 47 और 50 में भी अपने आप नहीं मिली थी. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विजन जो था, मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के उनका विजन बहुत ही गजब का था. ठीक है, आज 23 जनवरी इसलिए भी खास है क्योंकि ठीक एक दिन पहले मतलब 22 जनवरी 2024 को हमने अयोध्या धाम में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा देखी है. श्री रामलला विराजमान का ये जो मंदिर बना है, एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 1-2 साल में 25,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू इकट्ठा होगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के पास में. 25,000 करोड़ रुपीस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिजिट है. और हमने देखा कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में डिफरेंस क्लियर किया था, वो इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है. और अयोध्या जो एक समय में पिछड़ा हुआ इलाका था जहां पर बेसिक एमिनिटीज की भी कमी थी, आज वो हवा से बातें कर रहा है. तो मैं समझता हूं कि रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट में इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके को हम एक वाटरशेड इवेंट मानेंगे. लार्सन एंड टूब्रो ने जो मंदिर बना करके दिया है, एलएनटी ने, 1000 साल तक इस मंदिर को कुछ नहीं होने वाला. तो और जो एक पूरा टेम्पल इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, लोगों के फूल बिकेंगे, होटल्स बुक होंगे, ट्रैवल एजेंसीज हैं और सबका फायदा होगा. 25,000 करोड़ रुपए का जो डिजिट जो एसबीआई ने कैलकुलेट की है, तो वो इतनी आसानी से वो एक ही मंदिर से आने वाली नहीं है, बल्कि वो एक पूरा इंडस्ट्री उसको लेकर के काम करेगी. मुझे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की एक लाइन याद आ रही है कि जासु बिरह सोचऊ दिन राति, रटहु निरंतर गुणगण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनित्राता. रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पाई पीयूषा. जो 1528 में, मतलब 496 ईयर्स हो चुके हैं, 496 ईयर्स के बाद जाकर के एक समय आया है जो 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 सपना लोगों का साकार हुआ है. तो इससे ये पता चलता है हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, और जो सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस् ततो जयः,
तो जहां पर धर्म है और जहां सत्य है वहीं पर विजय होगी। तो हमारा गवर्नमेंट का भी मोटो और सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो, दोनों कल की मैंने जो घटना देखी, हम सब ने जो घटना देखी, उससे पता चलता है कि जहां सत्य और धर्म है वहीं पर ही विजय है। महाभारत में भी कहा गया है कि जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, कि पांडु के बच्चों की पांडवों की विजय होगी, क्योंकि उनके साथ खुद जनार्दन खड़े हुए हैं। तो जहां पर सच है वहीं पर विजय है, हमें इस बात को ध्यान रखना है। राम जो है वो सुशासन का या गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी में राम के मॉडल को हम आधार बना करके अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की, दैट इज द मिसाइल डिफेंस शील्ड फॉर दिल्ली। देखिए, हर देश के ऊपर, हर राजा के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रजा है, उनकी सुरक्षा करे। और अच्छा राजा वही है जो अपनी राजधानी तो बचा पाए कम से कम। राजा राजधानी नहीं बचा पा रहा है तो फिर वो क्या कर पाएगा, ठीक है। जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, बहुत ही दुर्दांत बदमाश आदमी था, एक नंबर का, बोलना नहीं चाहिए। महमूद गजनवी का जिस समय आक्रमण हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि उसने कन्नौज के ऊपर अटैक किया, तो कन्नौज के राजा अपनी राजधानी नहीं बचा पाए, ठीक है। तो उस समय जो राजपूत कॉन्फेडरेसी जो बन गई थी, उसमें सबसे पहले यही मंत्रणा हुई। उसमें इसमें जो चंदेल राजा थे, जो ओरछा और जो उधर बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इसी को हटाओ कन्नौज से, इसे छोड़ के भागा है, इसने हमारी ऐसी नाक कटाई है कि इसने तो खुला संदेश दे दिया कि ये हिंदुस्तान के राजा तो इस लायक भी नहीं है कि अपनी राजधानी बचा पाए। अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ा इवेंट है वो, और वो इवेंट ऐसा है कि चंदेल राजा ने इनको यहाँ पर खत्म कर दिया, कन्नौज आकर के अपना हुकूमत चलाई, और उससे महमूद गजनवी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो चंदेल राजा से टकरा सके। उसने उसे बाईपास कर दिया कि इनसे उलझे बिना हम निकल जाएं, मालूम चला ये हमें भी निपटा दें। तो ये वाली बात है, कोई राजा अपनी राजधानी न बचा पाए तो मुझे लगता है उसको रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ दे, किसी और को अपनी जगह पे बिठा कर चले। दिल्ली जो है वो हमारी सीट है, दिल्ली के ऊपर कुछ हो जाए, अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप समझ रहे हैं कितनी नाक कटेगी। दिल्ली में सारे एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, हमारे जो देश का अभिमान है एम्स, वो दिल्ली में है। सबसे बड़ा एम्स दिल्ली में ही बना हुआ है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में बना हुआ है। तो सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई दूर देश में दुश्मन बैठा हुआ है और उसने एक मिसाइल हमारे ऊपर दाग दी, और वो मिसाइल आई और दिल्ली पे गिरी और उसने तहस नहस कर दिया। बाय द वे, एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल भी दिल्ली में ही बनी हुई है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो है बदमाशों को बंद किया जाता है ला ला के। तिहाड़ अपने आप में, ठीक है। तो सब चीजों का जो हमारे जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा करना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमें एक ऐसी शील्ड बनानी होगी। अच्छा, शील्ड जब मैं बोल रहा हूं तो ये नहीं कि वो आपको नजर आएगी कि कोई शील्ड है। शील्ड मतलब एक इनविजिबल, हमने एक ट्रैप जैसा बनाया है सॉफ्टवेयर से, जिसको अगर कोई भी मिसाइल उस एरिया में आने की कोशिश करेगी तो रडार्स एक्टिव हो जाएंगी बेसिकली, बस, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई लोहे का जाल लगा दिया गया है जिसमें मिसाइल आकर के फंस जाएगी या टकरा जाएगी, वो वाली चीज नहीं है। रडार्स का एक रेडियस तय कर दिया गया है, उनके रेडियस में अगर कोई भी एलियन ऑब्जेक्ट आता है जो अनऑथराइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो उसको वो तुरंत वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे। इसमें जरा हम लिखना शुरू करते हैं। इन 2019, यस यस यस, कोई भी बाहर से ऑब्जेक्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड एरियल ऑब्जेक्ट, तो वो जैसे दिल्ली में एंट्री लेगा, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा दिल्ली में G20 समिट हुआ, या कोई भी मेजर इवेंट होता है दिल्ली में, या जैसे हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, मेजर इवेंट्स जब भी होते हैं, और ओवरऑल वैसे भी दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल एस्पेक्ट ये है कि कोई दूर से बैठ कर के निशाना लगाए और दिल्ली को खत्म करने का प्रयास करे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे दिल्ली 7 बार बसी है, पता है आपको? जो दिल्ली का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो दिल्ली 7 दफा बसी है, बार बार उस पर अटैक हुए हैं और दिल्ली को नई तरीके से बसाया गया है, ठीक है। तो शाहजहानाबाद है, जहां पनाह है, ये सारी जो सब नाम है, पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, ये सब जो नाम है ये वही
है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो ये जो दिल्ली है वो नहीं थी, दिल्ली का अब एक एक केवल एक पार्ट रह गया, दैट इज मेहरौली, जहाँ पे कुतुब मीनार बनी हुई है, तो वो मेहरौली उस समय में दिल्ली जानी जाती थी। तो अलग अलग राजाओं के टाइम में अलग अलग दिल्ली के पार्ट्स रहे हैं, तो दिल्ली कुल मिलाकर 7 दफा बसी है। ठीक है, आज के समय में जो है उसे हम बोलते हैं न्यू दिल्ली। एक बुक आती है दिल्ली के नाम से, अब मैं उसका राइटर का नाम भूल गया हूँ, वो मेरे पास है, पूरा तो मैं उसे नहीं पढ़ पाया, मुझे कहना नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी बोरिंग बुक। ठीक है, मैं उसे बिल्कुल नहीं खत्म कर पाया, मगर उसका मैंने एसेंस जान लिया था। उसको काफी मैंने 3/4 तक तो खींच खींच के कर ही दिया उसको खत्म। उसमें वो पूरी एक्सरसाइज लिखी हुई है कि किस तरीके से हमारा राष्ट्रपति भवन और इन सब के लिए, संसद के लिए, जो पुराना जो गोल वाला संसद था उसके लिए लोकेशन ढूंढी गई थी। ये पूरा जंगल होता था, और हम जानते हैं कि अरावली रेंज जो है, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक आ रही है, उसी का एक एक्सटेंशन है रायसीना। रायसीना पहाड़ी इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट अरावली रेंज। तो रायसीना का वो एरिया जो अभी तक जिसे छुआ भी नहीं गया था, वहां पर एक नेचुरल जो भी वेजिटेशन था, जो स्क्रब फॉरेस्ट रहे होंगे उस समय में, वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा लश वेजिटेशन तो दिल्ली में नहीं मिलता है, मगर जो भी कुछ था, फिर उसको काट करके जमीन को तैयार करके किस तरीके से एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने उस दिल्ली को जो है एक डिजाइन किया। वहां पे इंडिया गेट बनाया, वहां पर राष्ट्रपति भवन बना, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बने, संसद भवन बना, और तमाम ये मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए उस समय में बंगले बने थे जिनमें आज तक लोग रह ही रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पूरा रीजन था उसको न्यू दिल्ली कहा गया, वो नई दिल्ली है। और क्योंकि हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस नई दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए हमारी राजधानी नई दिल्ली है। वैसे हम लोग, कोई बोलता है कहाँ जा रहे हैं, तो शायद ही हम बोलते होंगे हम नई दिल्ली जा रहे हैं, हम बोलते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली जो है वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। दिल्ली में चांदनी चौक भी है, ठीक है, दिल्ली में मेहरौली भी है, दिल्ली में द्वारका नचफगढ़ का इलाका भी है, जबकि वो तो सब बाहर रह गया। तो न्यू दिल्ली, इसीलिए जब हम स्टेट का नाम बोलते हैं तो हम बोलते हैं द यूनियन टेरिटरी ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है। न्यू दिल्ली केवल एक जिला मात्र है, जो वैसे देश की राजधानी भी है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो लिखो, इन 2019, इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू negotiations, government of India entered into negotiations with the United States of America, with the United States of America, USA. In 2019, government of India entered into negotiations with the United States of America for purchase of integrated air defense weapon system, for purchase of integrated air defense weapon system, integrated air defense weapon system, IADWS, integrated air defense weapon system, IADWS, which is also known as integrated air defense system, or which is also known as national advanced surface to air missile system, national advanced surface to air missile system 2, एयर मिसाइल सिस्टम 2, उसमें आगे डैश लगा करके 2 लिख देंगे, सेकंड वर्जन है उसका, ये एडवांस्ड वर्जन जिसे बोलते हैं ना, जैसे 2.0 वर्जन बोला जाता है उस तरीके से, नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2। हम सब जानते हैं कि पालम में एयरफोर्स फैसिलिटी है, राइट, एयरबेस है पालम, जिसको हम बोलते हैं पालम टेक्निकल एरिया। पालम टेक्निकल एरिया में इसको लगाकर रखा हुआ है। वो वहीं पर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट के वो एरोप्लेन खड़े रहते हैं, वो बड़े, जिन पे इंडिया और भारत लिखा हुआ है, वो पालम टेक्निकल एरिया से ही वो लोग आते और जाते हैं। और आपको जान करके ये आश्चर्य हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में से एक टनल है जो पालम टेक्निकल एरिया जा रही है। समझ रहे हैं, 3-4 किलोमीटर लंबा ये जो डिस्टेंस है, वो अंदर ही अंदर टनल में से, क्योंकि अगर बार बार पीएम को ऊपर रोड से जाना पड़ेगा तो बहुत बार रास्ता रोकना पड़ता है।
और पालम का वही जो रास्ता है वो आगे टर्मिनल 3 के लिए जा रहा है। तो उसमें इतने जहाँ पर हैवी ट्रैफिक है, पैसेंजर्स हैं जिनको जाना है, केवल देश के ही नहीं विदेश के भी लोग हैं, उनको बार बार ऐसे रोकना, पीएम तो आते जाते रहते ही हैं। अभी ही हम देख रहे थे, कभी वो गुरुवायूर जा रहे हैं, कभी वो रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी उन्हें कहीं जाना है। तो पीएम का तो आना जाना लगा ही रहता है। हालांकि जिस समय टनल बनी थी उस समय पता नहीं था कि ऐसे भी एक पीएम आएंगे, हु इज ऑलवेज ऑन द मूव। मगर उस टाइम तो मनमोहन सिंह साहब थे, वो तो कम घूमते फिरते थे। मगर एक जरूरत ये महसूस हुई थी सिक्योरिटी रीजन से कि एक टनल होनी चाहिए जो जो लोक कल्याण मार्ग को सीधे सीधे कनेक्ट करे पालम टेक्निकल एरिया से। तो वो एक टनल है और उसी को ही यूज किया जाता है। पालम टेक्निकल एरिया ही वो जगह है जहाँ पर ये एडवांस्ड जो हमारा शील्ड है वो लगा रखी है। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। IADWS includes radar, launchers. IADWS includes radar, launchers, targeting and guidance systems. Radar, launchers, targeting and guidance systems, advanced medium range, air to air missile, advanced medium range, air to air missile, एंड स्टिंगर मिसाइल्स। ये सब आपका जो है साइंस एंड टेक में भी आप करेंगे। साइंस एंड टेक में जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर साहब उसको खुद ही पढ़ाते हैं। तो ही विल टीच यू अबाउट दीज रेंजेस एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, और आईसीबीएम क्या होता है और सुपरसोनिक जेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें उसमें साइंस एंड टेक में आपको वो सब करवा दिया जाएगा। हमारे पास तो क्योंकि हमारा अपना ही सिलेबस बहुत ज्यादा है तो हम वो सब नहीं करा सकते हैं अलग से। ठीक है, लिखिए advanced medium range air to air missile and Stinger missiles, related equipment and support, 71 में जब वॉर हुई थी तो सबसे पहले कौन से एयरबेस से एक्शन शुरू किया गया था? 71 में वॉर हुई थी तो उसका रिजल्ट रहा था, कौन से देश के साथ हुई थी? पाकिस्तान के साथ हुई थी 71 में। तो फिर हुआ क्या था जब वो जीत गए थे हम, तो उसके बाद क्या हुआ था? बांग्लादेश बना था। तो जिस समय हमने वो लड़ाई शुरू की थी, उन्होंने हमारे भुज एयरबेस पर अटैक किया था। तो हमारे कौन से एयरबेस से पहली बार फाइटर जेट उड़े थे पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए? बताओ बताओ बताओ। इट इज अंबाला एयरबेस, अंबाला। ठीक है। रंग दे बसंती पिक्चर देखी है? नहीं नहीं, हरियाणा में है, हरियाणा में अंबाला। रंग दे बसंती पिक्चर देखी है आपने? उसमें जो प्लेन क्रैश की जो स्टोरी दिखाई गई है, उसमें वो बोलते हैं कि अंबाला वासियों की जान बचाने के लिए उन्होंने शहर से दूर उस अपने विमान को क्रैश करवा दिया था। अंबाला एयरबेस जो है वो भारत की शान है। अंबाला बहुत बड़ा एयरबेस है। जिस समय हमने राफेल खरीदे थे, 36 राफेल्स का जो जो ऑर्डर प्लेस किया था फ्रांस को, डासो एविएशन जो कंपनी है, तो उनसे कहा गया था आप 36 विमान हमको दे दीजिए। तो 36 को जो वायु भवन है, जो मतलब हमारा जो एयर हेडक्वार्टर है, वहां से डिसाइड किया गया था कि 18 राफेल हम अंबाला भेजेंगे और 18 राफेल हम हासीमारा भेजेंगे, जो अलीपुर द्वार में वहां पे चुम्बी वैली ट्राई जंक्शन पड़ता है नॉर्थ बंगाल में, वहां लगाएंगे। क्योंकि चाइना को भी देखना है, चाइना बहुत ज्यादा बीच बीच में परेशान कर देता है। तो 18 चाइना के लिए रखे गए थे और 18 रखे गए थे इनके लिए। अंबाला बिल्कुल सेफ, उसकी जो लोकेशन है, अंबाला को चुनने का कारण ही ये था। देखो इतना महंगा एसेट जिसकी करोड़ों रुपए में वैल्यू है, उसको आप बिल्कुल बॉर्डर पर नहीं रख सकते। रखने को तो जैसलमेर में भी एयरबेस है हमारा, वहां क्यों नहीं रख देते हैं? एक हमें एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है मिनिमम। क्योंकि अगर वो वहां से उड़ेगा तो अब वो उसके लिए फिर वो आगे जाएगा तो पाकिस्तानी टेरिटरी में जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे इतने महंगे जो एयरक्राफ्ट है ना, रोज उड़ाना पड़ता है, रोज उनकी मेंटेनेंस फ्लाइट होती है और वो जाते ही हैं। उनका जो जो भी उनका जो ड्यूटी पायलट है जो भी है, वो अपने उसको लेंगे और रोज ही उड़ते हैं, सवेरे का उनका यही काम है। ठीक है, उनको बेसिकली रखा ही इसी काम के लिए गया है, तो वो अपने काम में लगते हैं। अब अगर आप बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर ही डालोगे तो हमें स्कोप मिलता ही नहीं है। यहाँ से ये है कि हम अम्बाला से जब उड़ान भर रहे हैं
तो हम पाकिस्तान बॉर्डर तक जाएंगे और अपने टेरिटरी में रहते हुए हम उस एरिया को एक बार पूरा देख लेंगे और हम वापस लौट करके आ जाएंगे। अब जब हम वहीं पर बैठ जाएंगे तो फिर तो हमें उसे उड़ाने के लिए अपनी अंदर टेरिटरी में आना पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है। उस काम का क्या करेंगे? राफेल को खरीद कर हम यूपी के आसमान में क्यों उड़ाएंगे? उससे हो क्या जाएगा? इसलिए हम थोड़ा दूर रहेंगे और हम दूर से उस तरफ जाएंगे हमें जहां जाना चाहिए। लिखिए फुल स्टॉप। लिखिए NASAMS, ये जो जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो मिसाइल का नाम है NASAMS। सर एक बार स्टिंगर मिसाइल्स के बाद रिपीट कर दीजिए। स्टिंगर मिसाइल्स कॉमा रिलेटेड इक्विपमेंट एंड सपोर्ट, रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड सपोर्ट, इसे हम NASAMS बोलते हैं। तो जो लिखिए NASAMS प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड, NASAMS provides integrated air missile defense shield. NASAMS provides integrated air missile defense shield for the NCT of Delhi, for the NCT of Delhi. अब सर आपको पढ़ाएंगे तो एक देखना, वो आपको ये भी करवाएंगे। विशोरैड, विशोरैड क्या होता है? ये हमारे जो DRDO है उसी ने बनाया विशोरैड। अब जो कंधे पर लेकर के जा सकते हैं मिसाइल होती है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, विशोरैड सिस्टम। अपने कंधे पर मिसाइल दाग दी रखकर, कितना बढ़िया बनाया है। ठीक है, मैं अभी इजराइल वॉर पर एक एक्सपर्ट का सुन रहा था। आपको पता है ना, एक नारा बड़ा चलता है कि जुडाइज्म इज नॉट दी जायनिज्म। ये एक आजकल एक लाइन बड़ी चल रही है। जायनिज्म का मतलब होता है वो लोग जो ये चाहते हैं कि ज्यूज के लिए अपनी एक टेरिटरी रहे, इट इज जायनिज्म। और जो 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 जुडाइज्म है वो अलग है। उनका तो कहना है कि जब तक हमारे जो जो भी हैं पैगंबर हैं या जो भी हैं उनके, इनको मानते हैं कि वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम अपना देश नहीं बनाएंगे। तो दो विचार अलग चलते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि वो इजराइल के अपने ही देश की मुखालफत कर रहे थे, अपने देश के खिलाफ बोल रहे थे। बोले ये कोई देश है रहने लायक? यहाँ तो बच्चा बच्चा मिसाइल और गन के बारे में जानता है। तो बच्चा बच्चा मिसाइल और गन के बारे में जानता है। भाई ऐसा है ना कि अगर आप एक तरफ से टेक्नोलॉजी सिखाओ बच्चों को और दूसरी तरफ से आप उन्हें वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट करिए, तो आपके बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा साइंस एंड टेक की तो जानकारी दे। तो पंडित नेहरू भी कहते थे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्डअप करने की जरूरत है बच्चों को। आप क्या सिखाएंगे फिर? और तो कैसे इतनी अच्छी, अगर हमारे यहाँ स्टार्टअप कल्चर में, जैसे देश में हमारे यहाँ स्टार्टअप प्रोग्राम है, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव है, लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस लाइन में, कितना स्कोप है। जो हम विदेशों से जो हथियार इंपोर्ट करते हैं और उनको भारी भरकम हम बिल पे करते हैं, जो ड्यूटी है वो देनी पड़ती है, अगर हम उसे अपने घर में ही बनाएंगे तो क्या मुश्किल आ रही है? घर का इन द सेंस मतलब अपने देश में बनाएंगे, घरों में मत बनाने लगना भाई बैठ करके हथियार। ठीक है, देश में बनाएंगे तो हमारा कितना इंपोर्ट बिल जो है बचेगा। तो भी तो बोल रहा हूँ वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। यूएस में वैल्यू एजुकेशन कहाँ है? 14 साल का लड़का अपने पिताजी को पलट के देखता भी नहीं। जानवरों जैसी जिंदगी है ये तो, है ना। बंदर का बच्चा बड़ा होकर सयाना हो जाता है, अपनी माँ को खाना नहीं देता। हम बंदर तो नहीं बन जाएंगे, वो वाली बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वैल्यू एजुकेशन की भी जरूरत है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो एडवांसमेंट हो रहा है वो तभी सक्सेसफुल है जब लोग उसको कैच कर पाए। हमारे यहाँ साइंटिफिक एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो रहा है और हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। अभी भी हर किसी को डिजिटल पेमेंट करना नहीं आता है। खास तौर पर हमारे घर पे माताएं बहनें तो बहुत ही ज्यादा डरती हैं। मेरी अपनी खुद की माँ डरती हैं, अब मैं क्या बोलूं। ये तो हालत है। अभी भी कैश का मोह छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बढ़ावा जो मिल रहा है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। और हम वो आसान तभी करा पाएंगे जब हम उन्हें साइंस पढ़ाएंगे। लोगों में उसकी थोड़े बेसिक नॉलेज होगी, तभी उन चीजों को समझ पाएंगे कि काम करते कैसे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए,
अभी खुद आप देखना, जब आप साइंस एंड टेक पढ़ोगे ना सिविल सर्विसेज के लिए, ACIAS एग्जाम के लिए, तो आप में से बहुत से लोगों को बहुत बहुत गंभीर परेशानियां आने वाली हैं उसको समझने में कि लिखा क्या हुआ है ये। वो जो कंटेंट, जैसे जो आपके जो ये आते हैं मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस आते हैं, उसमें जो लिखा रहता है ना, वो चाइना की मुझे एक बच्ची याद आ जाती है, वो ऐसे करती है फिर ऐसे करती है। अब उसे समझ में तो आ नहीं रहा है, तो मुझे वो बच्ची की शक्ल याद आ जाती है साइंस एंड टेक के, वो जब मैं कंपाइलेशंस देखता हूँ तो, क्योंकि वो बहुत, एक तो इतनी कठिन भाषा में लिख देते हैं, और वो जो जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करना करते नहीं है, क्योंकि उन पे जरा जगह की कमी है, उन्हें 60 पेज में 70 पेज में कंपाइलेशन देना है, तो शॉर्ट में करके वो अपना काम खत्म करते हैं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सेलेक्ट होना तो उसको पढ़ लो, याद कर लो, वरना छोड़ दो। तो थोड़ा यह है कि ये जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस को लेकर के अपना एक टेम्परामेंट बिल्टअप करिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं लोगों की सिलेक्शन होंगे जिनके आइडियाज इनोवेटिव होंगे। वही लीक पीटने वालों को तो बाहर कर देगी सरकार उठा करके, क्योंकि इनोवेशन को और कुछ नया करने को लेकर के गवर्नमेंट इतनी ज्यादा आगे है कि वो पुरानी बात करने वालों को, तो अब वो एग्जाम के सवाल ही उस तरीके से आएंगे, आप अपने आप ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, लिखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर हैज टू टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। आउटर मोस्ट लेयर हैज टू टियर ballistic missile defense system. Outermost layer has two-tier ballistic missile defense system, namely the Prithvi air defense and advanced air defense. The Prithvi air defense and advanced air defense developed by DRDO. Developed by DRDO. Prithvi air defense and advanced air defense developed by DRDO. हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे टेरिटरी में जो सिविल एविएशन वाले उड़ते रहते हैं, या कोई भी एयरक्राफ्ट बाहर से आता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो किससे बात करता है, ATC। ATC स्टैंड्स फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो वॉच टावर होता है जो एक एयरपोर्ट पर बना होता है, और वहां पर उनकी टीम्स होती हैं, और पूरा उनका जो जैसे मशीनरी होती है, पूरा तामझाम लेकर वो उसमें ऊपर चढ़ के बैठते हैं और वहां से हवाई जहाज से बात करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, और तीसरे सिविल एनक्लेव्स। सिविल एनक्लेव्स वो जगह हैं जहां पर डिफेंस के एयरबेस, मतलब इंडियन एयरफोर्स के एयरबेसेस पर हमारे जो सिविल एयरक्राफ्ट्स हैं वो उड़ते हैं और उतरते हैं, तो उनको हम सिविल एनक्लेव बोल देते हैं। ऐसे पूरे ATC का जो नेटवर्क है देश भर में, उसका आपस में कनेक्शन मेंटेन रहे, सारे ATC आपस में जुड़े रहें, उनको कोई परेशानी ना हो, ये जो नेटवर्क है इसकी सुरक्षा भारत के कौन से शहर से होती है, मुझे कोई ये बता सकता है क्या? बेंगलोर से होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेंगलोर हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रेडियो सिस्टम है, उसकी सुरक्षा बेंगलोर से देखी जाती है। AAI का बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है, कभी बेंगलोर जाओ, बेंगलोर सिटी में, ये नहीं है वो तो मेन बेंगलोर सिटी में बना रखा है, और वो आप लोग जरूर वहां पर जाएं, मतलब अंदर तो नहीं जा सकते हैं, कभी बेंगलोर जाना हो उसको देखिएगा। विधानसभा और ये सब जो है ज्यादा उनसे दूरियां नहीं है। लिखिए, पृथ्वी एयर डिफेंस एंड एडवांस्ड एयर डिफेंस डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, second layer will utilize the Russian S-400. Second layer will utilize the Russian S-400 Triumph, TRIUMF, Russian S-400 Triumph सिस्टम पर नहीं, छोड़ दिया था उसको, हाँ, भारत को उसमें एग्जेम्पशन दे दी थी। उस एक्ट का नाम क्या था? नहीं, वो एक्ट कौन सा था जिसके जिसके तहत US सैंक्शंस लगा रहा था उन देशों के ऊपर? काटसा। काटसा मीन्स
फुल फॉर्म टाटसा, काउंटरिंग दी एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अपने दुश्मनों के ऊपर हम प्रतिबंध लगा देंगे और उन प्रतिबंधों के माध्यम से हम उनका मुकाबला करेंगे। काउंटरिंग दी एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, रटने की कोई जरूरत नहीं है, उसका एसेंस समझिए नाम का। काउंटरिंग दी एडवर्सरीज, ये तो समझ रहे, ऐसा लग रहा है बोल ही रहे हैं, एक सेंटेंस है। अरे तुम रशिया से खरीदोगे, सैंक्शंस क्या, तुम्हारे मोहल्ले में तुमसे किसी से, तुम्हारे पड़ोसी से लड़ाई हो गई, अब तुम अपने दूसरों से ही कहोगे इससे बात करना, या तुम्हारी अभी किसी से, खुदा ना खासा भगवान ना करे ऐसा हो, बाकी किसी से लड़ाई हो जाए, तुम दूसरों से कहो इससे बात मत करना, ये बहुत खराब है। तुम कैसे कह दिया? केवल इस बात पे क्योंकि तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तुम दूसरों को भी नहीं बात करने दोगे। काउंटरिंग द एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। हाँ, अब तुम्हारी उसकी लड़ाई चल रही है। मुझे इस मामले में ट्रम्प बहुत अच्छे राष्ट्रपति लगे। देखो, जिस समय बुश थे, ठीक है, उस समय में रशिया जो है कंट्रोल से बाहर था। ओबामा आए तो क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया रूस ने, और अभी जब बाइडन आए हैं तो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर, जब बुश थे उस टाइम में जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया था। एक केवल ट्रंप ही थे, रूस बिल्कुल चुप बैठा रहा पूरे टाइम, हालांकि वो हमारा दोस्त है, मगर अगर हम एक एक जैसे कहते हैं नॉन अलाइंड, जैसे हम व्यू पॉइंट से देखें, अगर हम इधर ना झुकें और उधर ना झुकें, तो हम पाएंगे कि रशिया को कंट्रोल एक ही व्यक्ति कर पाए, वो थे डोनाल्ड ट्रंप। और जो इंसान पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है, वही कंट्रोल कर पाया। नॉर्थ कोरिया में घुस गए थे अंदर, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में एक लाइन है बना रखी है, वो दोनों लीडर्स आते थे और हाथ मिलाकर चले जाते थे। ट्रंप इस इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहले जो है व्यक्ति हुए जो वहां पर उस लाइन को क्रॉस करके अंदर गए, और कोई युद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस टाइम में वो हाइड्रोजन बम वाले भैया भी चुपचाप बैठे रहते थे ट्रंप के टाइम में, जो हर महीने एक बम फोड़ देते नया बना करके। ठीक है, काउंटरिंग दी एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसको ये डर है अमेरिका को कि आप रशिया से सामान खरीदते हो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, ऐसा उसको लगता है, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। तो कोई, अब देखो, अब हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं कि अब कोई भी जो मेजर इकोनॉमीज हैं, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं जाती, ये केवल अब उसकी बात रह गई है। जितने भी आप देख लेना, चाइना है सबको धमकाता रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता वो। अब सारा खेल जो हो रहा है वो इकोनॉमिक्स के थ्रू हो रहा है, वेपन के थ्रू कुछ नहीं हो रहा है। वेपन के थ्रू लड़ने वाले देश है वो मूर्खों के देश बन के, लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर कि देखो देखो क्या कर रहे हैं। रशिया अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, वो एक जैसे कहते हैं ना शौक लगता है, तूफान आया था, अभी वो उसी के साथ उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। मुश्किल में पड़ गया यूक्रेन, जिसको राई के पहाड़ पे चढ़ा दिया था उनके सारे यूरोपीय दोस्तों ने, कि अरे अरे तुम लड़ो, हम तुम्हारे संग खड़े हैं, सारे भाग गए। आज क्या करते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे, हम तुमको हथियार दे, अरे लड़ना तो नहीं है, मरेंगे तो उसी के ही आदमी, प्रेशर तो उस राष्ट्रपति के ऊपर बनेगा, और वॉर मॉन्गरर कहलाएगा वो जब मर जाएगा। तो उसको उसका देश के इतिहास में याद रखा जाएगा कि इसने हमारे देश को झोंक दिया युद्ध में ले जा करके, तो सब भूल जाएंगे लोग दूसरों को, इन्हीं को ही गालियां देंगे। जिसके परिवार का व्यक्ति मरेगा वो अपने राष्ट्रपति को ही गाली देगा और कुछ नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपने आप को सेफ करके चलो। हम क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली को सेफ कर लो। अब जबरदस्ती तुम इस्लामाबाद पर अटैक कर दो या बीजिंग पर अटैक कर दो तो उससे क्या होता है, मुश्किल होती है। आप हमसे बोलोगे तो हम आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे, उसके हमारे पास रिसोर्सेस पूरे हैं, मगर हम आपके घुस नहीं रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो इंडिया एक ऐसे कंट्री देखी जिसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी टेरिटरी में खाली पड़ी है, पड़ी रहने दो। आज तक हमने नहीं सुना कि भारत ने किसी पे कब्जा करने की कोशिश की हो। और पाकिस्तान से अपना जितनी टेरिटरी वो नहीं संभाल रहा था, उन्हें अभी पूरा और कश्मीर चाहिए। जितना दिया हुआ है, जितना दे के गए वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं बेचारे, और चाहिए। लालच बुरी बला है। द सेम स्टोरी इज विद
चाइना ऑल्सो, उन पे जितना है वो नहीं संभल रहा उनसे, और चाहिए पूरा साउथ चाइना सी भी चाहिए, पूरा वियतनाम भी उनका हो गया, पूरा अरुणाचल भी उनका हो गया, पूरा तिब्बत भी उनका है, नेपाल भी उनका है। अरे भाई, एक कहावत है, क्या छाती पे रख कर लेकर जाओगे? तो वो अब कोई उनसे शी जिनपिंग से पूछे छाती पे रख के लेके जाएंगे क्या वो अपने साथ? चलिए खैर छोड़िए, लिखिए S-400 ट्रैम्फ सिस्टम्स फॉलोड बाय बराक 8 मिसाइल्स, बराक 8 मिसाइल्स jointly developed by India and Barak 8 missiles jointly developed by India and Israel, and the indigenously developed Akash missiles, and the indigenously developed Akash missiles. Yes. इंडिया एंड इसराइल, इंडिया इसराइल ने मिलकर के, बाय द वे इसराइल जो है लक्षद्वीप में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, डीसैलिनेशन, समुद्र के पानी को जो जो उसका जो खारापन है उसको खत्म करके पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर देगा, पीने योग्य पानी। मलेशिया में, इंडोनेशिया में वो ही पानी चलता है, आपको मालूम हो, सिंगापुर में जो नलों में पानी आएगा, जो वॉशरूम में पानी आएगा, वही आपका पीने का पानी है, पूरे पानी की सेम क्वालिटी है, और सुपरफाइन आरओ वाटर मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं, हम लक्षद्वीप को हम एक हब बनाना चाहते हैं, टूरिस्ट हब बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी। तो इजराइल ने कहा कि हमारे पास एक्सपीरियंस है इस चीज का। इजराइल तो देखो मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाता है और अपनी जनसंख्या को पिलाता है, वो तो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश भी नहीं होती है। ठीक है, तो उनके पास तो डीसैलिनेशन का ह्यूज एक्सपीरियंस है, वो भारत को दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी टेक्नोलॉजी से हम आपको बना करके देंगे। कारण ये नहीं है कि भारत की मदद करनी है, कारण ये है कि इजराइल को मालदीव्स की आत्मा जलानी है, और जल भी रही है। मजे की बात तो ये है, जैसे जैसे हम कहते हैं नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, अब वो उसी उसका दहन हो रहा है, उसी आत्मा का, कि इजराइल पहुंच गया है वहां पर। समझ रहे हैं ना, इजराइल तो एक देश है और वो खटकता है कितने सारे देशों को। 57 कंट्रीज तो है ही हैं जो इजराइल को अच्छा नहीं मानती हैं, मिनिमम 57 तो है ही हैं। जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC, वो सब एक एक सुर में बोलती हैं इजराइल अच्छा देश नहीं है। अब वो आ गया भारत में डीसैलिनेशन के लिए, तो मालदीव को तो देखो मिर्ची तो लगना, हमें संवेदना है मालदीव के साथ, और हम क्या कर सकते हैं। लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, इनरमोस्ट लेयर विल बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल्स हैं अपनी DRDO की। DRDO का ना पटना प्रोजेक्ट है, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, तो पटना प्रोजेक्ट में इन्होंने ये बनाई थी। लिखिए इनर मोस्ट देखेंगे, इनर थर्ड पॉइंट है, इनर मोस्ट लेयर विल बी प्रोटेक्टेड बाय दी NASAMS 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। NASAMS आप लिख चुके हैं ना, NASAMS, NASAMS 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ द US, NASAMS 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ द US। कल लोगों ने बहुत पैसा कमाया है देश में, बाजारों में फूल खत्म थे, पूजा की सामग्री खत्म थी, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था सब सामान। दीपक बेचने वाले बोले हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा दिवाली के बाद हमारे यहाँ कोई ग्राहक इतने भीड़ लगा कर खड़े हैं कि हमें दिए दे दो। एक झंडा हार्डली जिसको बनाने में शायद 10 रुपए या 15 रुपए कीमत आई होगी, वो 300 रुपए में बिक रहा था। और क्या, कितना मार्जिन चाहिए? हम पढ़ क्यों रहे, हम भी झंडा ही बेचे। 300 रुपए, 15 रुपए का झंडा 300 में बिक रहा है, मतलब कल तो खूब पैसा, जैसे कहते हैं पैसा छापा है, वो काम किया है। तो ठीक है, ऐसे मौके बारंबार हैं। देखिए प्लेन हाईजैकिंग, प्लेन हाईजैकिंग, मैंने आपको बताया प्लेन हाईजैकिंग का हमारे यहाँ जो एक्ट बना हुआ है, अगर आपने फोन करके या ईमेल करके आपने ऐसी धमकी दी जो सच मालूम हुई, मैं ये नहीं कहता कि हाईजैक हुआ ही था, जिसको देख करके ऐसा लगा कि हाँ ये सच हो सकता है,
और उस एयरक्राफ्ट को नीचे उतारना पड़ा, तो आपको जिंदगी भर की सजा है, जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और अगर हाईजैक वही था तो मौत की सजा है, उसमें क्या परेशानी है, खत्म कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं लिखवा भी दूंगा। और हाईजैक जो है उसके लिए यही सजा होनी चाहिए थी और यही है, परफेक्ट सजा है। मैं उन देशों से, मुझे कोई बहुत ज्यादा खुशी, वो कहते हैं हम किसी की जान नहीं ले सकते, ये तो हक किसी के पास नहीं है, आप मार नहीं सकते। मुझे लगता है सरकारी पैसे पे हम किसी को जिंदगी भर पाल भी नहीं सकते। क्या आपको हम बंद करके और आपके खाने का, आपके कंबल का, आपके मेडिकल का खर्चा ही उठाते रहेंगे? हम पे और भी काम है जहाँ पैसे खर्च करने हैं, फंड्स की कमी है, इसलिए गंभीर अपराध वालों को भेज दिया जाए, हर किसी को नहीं। तो एटलीस्ट हम कुछ नंबर्स तो क्लियर कर ही सकते हैं। और जेलों में इससे डीकंजेशन भी होगा, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है, तो जिनका जो गंभीर अपराधों में जो बंद है, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है, उनको कैपिटल पनिशमेंट ही मिलना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। खत्म करो, क्योंकि जिन्होंने ऐसे अपराध किए थे, जिन्होंने जिनके घर बिगाड़े थे, तो फिर उनका तो इसमें तो कोई शठे शाठ्यम समाचरे थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। लिखिए, प्लेन हाईजैकिंग में लिखेंगे, इट इज द अनलॉफुल सीजर ऑफ एन एयरक्राफ्ट it is the unlawful seizure of an aircraft by an individual or a group, by an individual or a group, full stop. Usually in such cases, comma, pilot is forced to fly, pilot is forced to fly according to the arbitrary demand of the hijacker. Pilot is forced to fly according to the arbitrary demand of the hijacker. कॉकपिट में घुसना, उसको अप्रोच करना, ये सब क्राइम है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको डीबोर्ड किया जा सकता है। कॉकपिट मतलब वो हिस्सा जहां पायलट बैठते हैं, पायलट्स की ओर जाना, उनसे उनसे उनकी इच्छा के खिलाफ मिलना, ये सब चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसलिए जिस समय एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है, और जब आपको सब जो सर्व करना है, जो एयर होस्टेस जो आपको जो भी कुछ दे रही है, वो आपको करने के बाद में फिर वो अपनी ट्रॉली को ला करके बंद कर देती हैं, उस गैलरी को, और उसके बाद वो कॉकपिट में जाती हैं। पायलट को अगर कुछ चाहिए, उनको कॉफी चाहिए, उनको जो चाहिए वो तब देती हैं, वो आपकी गैलरी बंद कर देंगे। अभी एक घटना सामने आई थी, एक व्यक्ति थे, उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने पायलट के जड़ दिया। ठीक है, एक तो ऐसा करना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करना है, मुझे लगता है बैन कर दो उनको, आइंदा कभी चढ़ने ना पाए। मगर उसमें देखा गया कि वो जो 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 ट्रॉली थी वो किनारे से खड़ी हुई है, इसका मतलब है एयर होस्टेस ने भी अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। और तीसरी बात, एक फैशन बन गया है आजकल कि पायलट बाहर आकर के, और जो जो पीए सिस्टम होता है, जैसे हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम कहते हैं, जो उनका जो फोन लगा रहता है, उससे आकर के बोलते हैं और अपना वीडियो बनवाते हैं, फिर डालते हैं। ये एक फैशन बन गया है, इट इज अगेंस्ट द रूल्स। पायलट को अगर अपने यात्रियों से कुछ भी बात करनी है, वो अपनी सीट पर जाएं, कॉकपिट में उनके पास पूरी व्यवस्था है, वो वहीं से एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें बाहर आके हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाहर आए, दुर्भाग्य था उनका उस दिन ट्रॉली भी बीच में नहीं थी, समझते ना, जब वक्त बुरा चलता है तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। मुझे लगता है ये एक घटना ऐसी थी जिसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि कुत्ता कैसे काटता है ऊंट पे बैठे को, होवाल से। हवाई जहाज में बैठने वाले को भी थप्पड़ पड़ गया। सबने रूल्स उस दिन ब्रेक किए थे, तीनों ने। एयर होस्टेस ने ट्रॉली नहीं फंसाई, एक रूल। पायलट को कोई जरूरत नहीं थी, वो बाहर आके भाषण दे रहे थे। और सबसे बड़ा तो रूल ये, 13 घंटे किसी को बिठा कर रखोगे क्या? तो मैं तो कह रहा हूँ तीनों क्या, चारों लोगों ने, चारों पार्टीज ने अपने अपने रूल्स ब्रेक कर दिए। ये तो अभी तो दिल्ली में हुआ है, गोवा में नहीं हुआ है, आई थिंक गोवा में नहीं होता, कोरा कोरा जहाँ भी था, मुझे पता नहीं।
हाँ मालूम, गोवा में हुआ था वो, अब मुझे जगह का ना। अच्छा, वो व्यक्ति जो भी थे उन्होंने गलत किया बहरहाल, मगर सबने रूल्स ब्रेक किए, केवल उसी की बात क्यों, उसका तो दिख रहा है, जो हम देख पा रहे हैं सामने से नजरों से कि उसने थप्पड़ मार दिया, वो तो गलत है, मगर बाकियों ने भी तो किया, तो एक्शन सबके खिलाफ होना चाहिए। कॉकपिट का गेट खुला, तो कॉकपिट का गेट खुलने से पहले लॉबी को ब्लॉक करना जरूरी है, इसीलिए दोनों तरफ वॉशरूम्स बनाए जाते हैं। और अगर कॉकपिट का गेट खुला हुआ है और पीछे के वॉशरूम्स एंगेज्ड हैं, तो आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे जब तक वो गेट बंद नहीं हो जाता, आपको आगे वॉशरूम यूज करने की परमिशन नहीं मिलेगी। कॉकपिट का गेट बंद होने के बाद ही उस ट्रॉली को लॉबी से हटाया जाएगा, ये कुछ नियम है। पायलट को ही कुछ हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं 18,000 फीट की ऊंचाई से हम कहाँ जाएंगे नीचे, कौन चलाएगा उसको। ऑटो पायलट थोड़ी देर के लिए, ऑटो पायलट का मतलब ये थोड़ी देर है कि वो लैंडिंग वगैरह सब करवा देंगे, जो दो लोग जिनकी ड्यूटी है उनको रहना है उसमें, उनकी सुरक्षा को लेकर के, और उसी के ऊपर अगर ऐसे अटैक कर रहे हैं तो फिर तो भाई बात गलत है। लिखिए तो इसमें क्या होता है हाईजैकिंग में कि वो उसी में ही अप्रोच करते हैं और उसको पायलट को बंधक बना लेते हैं। लिखिए इट इज इंटेंडेड टू मेक पैसेंजर्स, इट इज इंटेंडेड टू मेक पैसेंजर्स हॉस्टेज either for money or for politics, either for money or for politics. Some major hijacks in India have been listed below. Some major hijacks in India have been listed below. फर्स्ट केस लिखेंगे, फर्स्ट देखिए 30 जनवरी 1969, 30 जनवरी 1969 डैश। देखिए इंडियन एयरलाइंस प्लेन फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू, इंडियन एयरलाइंस प्लेन, अब इंडियन एयरलाइंस नहीं है, अब वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस प्लेन फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू was hijacked and taken to लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली नहीं आए, पता होना चाहिए आपको। अगर कोई, अगर कभी सवाल आ जाएगा कि कुतुब मीनार बनाने वाला, और लोगों को ये गलत फहमी है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, उनका कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक एक सूफी संत को मानते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है, ठीक है। और कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से उन्होंने रूल नहीं किया, ही ऑलवेज रूल फ्रॉम लाहौर। दिल्ली कौन आए थे, अल्तमश आए थे, क्योंकि जो जो खलीफ थे बगदाद के अल मुमतनासिर बिल्ला, उन्होंने उनको वो दिया था, सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, जैसे कहते हैं तो खुतबा, तो खुतबा दे दिया था कि जब तुम रूलर हो गए, तब वो दिल्ली गए थे, वरना उससे पहले नहीं हिम्मत पड़ी थी। और फिर उसी ने सिक्के बनाने शुरू किए थे, वरना ये सब लोग पहले पृथ्वीराज चौहान के टाइम के सिक्के छाप रहे थे। इसलिए एक तरफ लक्ष्मी थी और एक तरफ उनका उर्दू या पारसी में कुछ लिखा दिया होता है, ये उस टाइम का है। लिखिए इंडियन एयरलाइंस प्लेन फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू वाज हाईजैक्ड एंड टेकन टू लाहौर। नेक्स्ट लिखिए 10 सितंबर 1976, 10 सितंबर 1976। सर इसका पर्पस भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर्पस अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए, वरना वैसे कोई बात नहीं है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं जहाँ पे आपको ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लिखिए, मगर हम लोग तो इसलिए लिखवा देते हैं कि भाई है ना, कि किसी दिन फिर वही बात है, ऊँट पे बैठे को, है ना, तो हम तो वो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं आप ऊँट पे बैठे और सुरक्षित ही उतरे, इसलिए आप सब लिख डालो। नोट्स आपके पूरे रहना चाहिए। लिखिए 10 सितंबर 1976, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली जयपुर मुंबई फ्लाइट, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली जयपुर मुंबई फ्लाइट was hijacked, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली जयपुर मुंबई फ्लाइट was hijacked and taken to Lahore, was hijacked and taken to Lahore। लाहौर क्या करने जाते होंगे सारे, पाकिस्तान तो पीसफुल कंट्री है। हाँ?
लिखिए 24 अगस्त 1984, 24 अगस्त 1984। जिन्होंने मेरे साथ खालिस्तान मिलिटेंसी का चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको मालूम है 84 का साल बहुत ज्यादा गरम गरम साल था। ठीक है, उस समय तो जो कुछ हो रहा था सब कुछ ऐसा चल रहा था, और ये वो टाइम था जिस समय इंदिरा गांधी बिल्कुल एक्शन मोड में थी। अगस्त का महीना है, अक्टूबर में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, वही 84 है। अगस्त में क्या हुआ लिखिए, 7 सिख मिलिटेंट्स, 7 सिख मिलिटेंट्स। देखो कुछ लोगों के नाम करने से क्या होता है, पूरे धर्म का नाम खराब हो जाता है। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 7 सिख मिलिटेंट्स। और सिख कौन है, 10 गुरु जो लोग हैं उनकी 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 लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। कोई मुट्ठी भर जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उल्टा काम करते हैं, और कटघरे में कौन खड़ा हो जाता है, पूरे के पूरे उनकी कौम को खड़ा कर देते हैं। यही होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेररिज्म को लेकर के एक एक कम्युनिटी का नाम इतना खराब हो गया है, क्योंकि टेररिज्म की घटना जो हुई है उनको करने वाले लोगों की नंबर्स निकाल लें, और टोटल कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज निकाल लो कितना है, उससे आपको पता चल जाएगा। मगर नाम सबका खराब हो जाता है, यही होता है। ठीक है ना। अब सर जैसे जी, सर जो 1969 वाला हाईजैक था, ये एक आर्टिकल पढ़ रही हूँ मैं, उसमें लिखा है कि 16 ईयर ओल्ड कश्मीरी बॉय के द्वारा हुआ था। हाँ हाँ। अब मैं क्या बताऊँ। एंड ही डिड इट विद अ टॉय पिस्टल एंड अ वुडन हैंड ग्रेनेड। ठीक है ना, अब छोड़ो आप, अब मैं क्या बोलूं, अब मेरी मजबूरी है। देखिए 24 अगस्त 1984 की बात करते हैं। देखो ऐसा है ना सयांती जी, मैं आपको बताऊं या हर किसी को भी बताऊं, तो हमको बहुत सारी चीजें पता है या नहीं भी पता है, मगर जब हम पब्लिक पोजीशन पर होल्ड कर रहे हैं ना, तो हमको कुछ नहीं पता है। हमको भाई केवल वो पता है जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है। ठीक है ना, जैनिज्म में स्यादवाद की थ्योरी चलती है। स्यादवाद, बहुत से लोग उसे शायदवाद बोलते हैं, अज्ञानी है वे। स्यादवाद उसका फिलॉसफी का नाम है। 5 अंधे जंगल में गए और उनको हाथी मिल गया। अब आपस में उनको ये तो उनके उनमें कंसेंसस बन गया कि हाथी है हमारे सामने, जंगल में 5 अंधे हैं, और हाथी कैसा है अब इस पे सुनो। अब जिसके पास पूंछ है, अब वो कह रहा है हाथी तो एक पतली रस्सी जैसा है। जिस पे सूंड है वो कह रहा है हाथी कैसा है, वो तो अजगर जैसा है। जिस पे पेड़ है, जिसका पार पैर है, वो कह रहा है हाथी तो पेड़ के तने जैसा है। ठीक है, तो अब 5 लोग हैं, किसी के हाथ में उसका कान आ गया तो कह रहे पंखे जैसा है, हाथी पंखे जैसा होता है। तो ये है कि आपके सामने जो आ गया, बस आप उसके अकॉर्डिंग फैसला कर देते हो। हम किसी भी चीज को कभी ना और एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ करके अगर आप फैसला करोगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी जो 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 आइडियोलॉजी है वो कहीं लॉप साइडेड हो सकती है, वो नहीं होना चाहिए। आपको हमारे हमें बहुत सारी चीजें पता है। भाई आप आसाम से आती हैं, नीली वैली हत्याकांड हुआ था, मैसेकर। नीली वैली में जो हुआ था ना, वो अगर मैं आज यहाँ पे बोल दूं तो मैं आपको कोतवाली में मिलूंगा, कल की क्लास नहीं हो पाएगी। ये है, कोई सुन नहीं पाएगा उसको। मगर किया, इंसान अपना काम करता है मगर कोई सुन नहीं पाता है, बस इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है। ठीक है ना। तो ये तो भाई बहुत सारे ऐसे चीजें, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, गोडसे ने मारा था। क्यों मारा था भाई, क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें गोडसे को मारने की। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिनको अगर हम उन तारों को छेड़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा म्यूजिक नहीं प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम उन तारों को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लिखिए 24 अगस्त 1984, 7 Sikh militants had hijacked an aircraft which was going to Srinagar from Delhi. Full stop. They diverted the flight to the UAE. They diverted the flight to the UAE. लाहौर, कराची नहीं, लाहौर। हाँ उसी में तो लिखना है।
दे फ्लू अवे टू द यूएई है, यूएई। कौन सा वाला? बिल्कुल पक्की बात है, जुर्माना लगा दूंगा अगर तुमने गलत बताया तो। रुक जाओ भी, उल्टी गिनती शुरू कर दो अब तुम अपनी। कौन से उसमें बताया था मैंने? कौन सा वाला था? डेट सेम थी? मैंने उसमें ये लिखवाया था कि उन्होंने एक प्लेन को हाईजैक किया था, जिससे यहाँ ये पता चल रहा था कि उनकी ऊपर तक पहुंच है। मगर उसमें मैंने ये तो आपको नहीं लिखवाया था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, कि वो पाकिस्तान ले गए थे उस विमान को। अरे यार बहुत टाइम लग जाएगा, अभी 4 बज गए हैं। जल्दी बताओ कहाँ था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखवाया था मैंने। गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। इंडियन एयरलाइंस बिंड्रा वाले हाईजैक 10। सुनिए, ये टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। बिंड्रा वाले अंडर अरेस्ट। बिंड्रा वाले अंडर अरेस्ट का लास्ट पैराग्राफ चेक करेंगे, सेकंड लास्ट। ऑन 29 सितंबर, मैंने क्या डेट लिखवाई है? 1984। ये तो अगस्त वाला है, ये सितंबर वाला है ही नहीं। ऑन 29 सितंबर, followers of Bhindranwale hijacked an aircraft of Indian Airlines to Lahore just across the Pakistan border. This indicates that Bhindranwale already had an effective organization behind him. ये अलग केस है। 29 सितंबर की डेट है, यहाँ पर है 24 अगस्त 1984। और ये जो है, ये 84 की घटना नहीं है, ये घटना है 1981 की, 1981 की, 3 साल पहले की घटना है। ठीक हो गया? अब बताओ कितना रुपया दोगे? चलो छोड़ो, रुपए की बात नहीं करते। देखो, एक मैं आपको अपनी बात बताऊं। जब मैं अपनी तरफ से आपसे शर्त की बात बोल दूं, आप अपने पीछे हट जाइए, खुद ही हट जाइए। क्योंकि मैं अपनी तरफ से शर्त की बात तभी करता हूं जब मुझे मालूम लक्ष्मी आती नजर आ रही होती है मुझे। ये है, ठीक है? भैया हमें पैसे मिल रहे हैं काम करने के, नो ऑफेंसेस। अगर ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तो समझ रहे हैं? ये तो साहब अगले दिन छुट्टी कर देंगे, या तुम घर बैठो। लिखो भाई, लिखो। 24 अगस्त 84 में, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, 23 जून 1985। रिपीट करना है। दे फ्लू इट अवे टू द यूएई, लिख दो। यूएई चले गए थे, दे फ्लू इट अवे टू द यूएई। यूएई के पास कौन सी वाटर बॉडी है? विच गल्फ? स्टेट कौन सा स्टेट? अच्छा बताओ, स्टेट कौन सा स्टेट? STRAIT स्टेट। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्शिया, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज। भूल गए क्या? अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला कौन सा स्टेट है? मोरक्को में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन में ब्रिटेन की टेरिटरी है, दोनों लड़े रहते हैं आपस में। सुनक का देश और स्पेन दोनों लड़े हुए हैं, ठीक है? ये जिब्राल्टर किसके पास में? और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। एक फ्रांस के पास में पड़ता है, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ब्रिटिश आइल्स को आइबेरियन पेनिनसुला से अलग करता है। वो कौन सा स्टेट है? नॉर्थ सी पड़ता है, डेनमार्क की टेरिटरी है। मेरे सामने पूरा यूरोप का मैप चल रहा है इस समय आंखों के सामने। थोड़ा मैप पढ़ा करें। आपकी स्थिति देख के मुझे दुख होता है, मैं क्या करूं? ठीक है,
पीएम से कह दूंगा कि एक एक घर दे दें सबको, और क्या बोलूंगा मैं, ताकि उस घर में बैठकर पढ़ें। अभी इस वाले में तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक घर ले लो, उस घर में बैठ के पढ़ो। गैस कनेक्शन भी ले लेना, उनसे कहना है खाना बनाने वाला भी दे दें पीएम साहब, इतना सब दे ही रहे हैं तो, ताकि हम पढ़ तो लें। इस घर में तो हमारी पढ़ाई हो नहीं पा रही। लिखिए, एयर इंडिया एयरक्राफ्ट कनिष्क, हवाई जहाज का नाम था कनिष्क, एयर इंडिया एयरक्राफ्ट कनिष्क was hijacked by बब्बर खालसा। ये तो इसमें नहीं है, वैसे इंडियन एयरलाइंस ही होना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस ही होगा, एक बार आप चेक कर लेना, वैसे इंडियन एयरलाइंस ही होगा। देखिए, एयर इंडिया एयरक्राफ्ट कनिष्क, कनिष्क कनिष्क कौन से उसका डायनेस्टी का था? कुषाण का। क्यों जाना जाता है उसको? कौन से मेटल के कॉइन्स थे? गोल्ड, हाँ ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। लिखिए, कनिष्क वाज हाईजैक्ड बाय बब्बर खालसा मिलिटेंट्स, बाय बब्बर खालसा मिलिटेंट्स, फुल स्टॉप। आपको पता है, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं ना, उनके उनके सारे मालिक, नहीं नहीं ये सब बेकार की बातें नहीं करता मैं, ये सब बच्चों वाली बातें नहीं करता मैं। उनके मालिक के जितने दामाद हैं ना, सब आईएएस हैं। ठीक है ना? तब आप समझ लो कि आप किस परिवार से जुड़ गए थे अपने स्कूल डेज में। तो खूब मेहनत करो, सबको बोलता हूं मैं। भाई आप जिस दिन पढ़ लिख के ना अफसर हो जाओगे, सबसे बड़ा जो जो किसी को रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो होती है स्कूल से फोन आता है कि आप आइए, आइए। एक तो होता है, एक तो पिताजी को बुलाते हैं, आप आइए कल, आप, एक आपको बुलाया जाएगा, आप आइए कल। दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। थोड़ा मेहनत लगेगी, पर वो दिन आ सकता है। लिखिए, ऑल राइट, लिखो भाई। दे ब्लू इट ऑफ, दे ब्लू इट ऑफ, उन्होंने उड़ा दिया। दे ब्लू इट ऑफ जस्ट बिफोर इट वॉज अबाउट टू लैंड एट लंडन। हीथ्रो एयरपोर्ट है आई थिंक, लंदन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हीथ्रो है। They blew it off just before it was about to land at London airport. Full stop. 329 passengers were died. 329 passengers were died. ये कहाँ फटा था मालूम है? ये तो बहुत अच्छा, ये तो अच्छा तो नहीं, मगर ये उतना खराब भी नहीं लग रहा। असल में ये जो विमान में जिस समय बम धमाका हुआ था ना, उस समय विमान अटलांटिक ओशन के ऊपर था। डेड बॉडीज गिरी थी जलती हुई अटलांटिक ओशन में, और शव मिले नहीं, कोई नहीं मिला। वो लोग कहाँ गए? समझिए, क्योंकि हमें एक नया देश चाहिए। विचारधारा मैंने पूरा लिखवाया है, पूरा उसमें लिखवा रखा है, उसको पढ़ोगे तो देख लेना। लिखेंगे द, आप मर ही जाएंगे, फिदाइन बोलते हैं ऐसे लोगों को, फिदा हो गए वो। हाँ हाँ, सुसाइड बॉम्बर्स ही तो होते हैं। देखिए, वो तो मर ही जाएंगे, वो तो कोई इतना इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं होता। देखिए, द फ्लाइट वॉज गोइंग टू मुंबई, द, हाँ, द फ्लाइट वॉज गोइंग टू मुंबई फ्रॉम मॉन्ट्रियल वाया लंदन। द फ्लाइट वॉज गोइंग टू मुंबई फ्रॉम मॉन्ट्रियल वाया लंदन एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, उसने कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी थी और उसे बंबई पहुंचना था, बीच में उसे लंदन में और नई दिल्ली में रुकना था, ब्रेक्स लेने थे, स्टॉपेजेस थे। यस, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, एनवायरनमेंट में पढ़ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? देखो देखो, कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम जस्टिन ट्रूडोज फादर पियरे ट्रूडो was Canada's prime minister. At that time, Justin Trudeau's father, Pierre Trudeau, was Canada's prime minister. तो ये खानदानी सपोर्ट है इनको मिला हुआ है खालिस्तानियों को कनाडा में।
आज तक जांच चल रही है, पता ही नहीं चला कि उस दिन हुआ क्या था, कैसे बम चला गया उस हवाई जहाज में। पियरे ट्रूडो वाज कनाडाज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। 24 अप्रैल 1993, बोइंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर वाज हाईजैक्ड। बोइंग कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है बोइंग। ऐसा आप तब कह रहे हैं जब इमैनुअल मैक्रो 2 दिन बाद भारत पहुंचने वाले हैं। आप तो उनका दिल तोड़ रहे हैं। बोइंग फ्रांस की कंपनी है। एयर इंडिया ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। 25 तारीख को इमैनुअल मैक्रो भारत आ रहे हैं, आपको मालूम है ना? He'll be the chief guest in the 75th Republic Day parade at कर्तव्य पथ। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। हमारा फ्रांस अजीज दोस्त है। उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कश्मीर घूमने जाइए छुट्टी में। अब नहीं आ रहे हैं। अब जो आ रहा है वही अच्छा है ना? जो आ रहा है वही अच्छा है। डिप्लोमेसी में ये इन बातों की कोई जगह नहीं है, पहले कौन आ रहा था, क्योंकि अब जो आ रहा है वो चिढ़ जाएगा ये बात सुन लेगा। इसलिए जो सामने है उसकी वैल्यू है, जो नहीं आया नहीं आया, छोड़ो ना। आपने शादी में गेस्ट को बुलाया, अब आप जो आया उसके हाथ जोड़ के उसको स्वागत करेंगे? ये थोड़ी ना दरवाजे पे कहीं अरे वो नहीं आए, देखिए आप चले आए, तो जो आया वो भी चला जाएगा। फिर आप और आपकी शादी बैठे रहे वहीं पे। ये है, जो आया है उसका स्वागत है। क्वाड लीडर्स नहीं आए, चलो कोई बात नहीं है, लिखिए। बोइंग एयरक्राफ्ट गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर वाज हाईजैक्ड, फुल स्टॉप। This plane was diverted to Kabul. This plane was diverted to Kabul. Comma. However, we managed to get it down in Amritsar. However, we managed to get it down in Amritsar. Subsequently, the NSG commandos had eliminated 2 hijackers. To get it down in Amritsar. अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट है, वहां पर उतरवा लिया था नीचे। To get it down in Amritsar, full stop. Subsequently, the NSG commandos had eliminated 2 hijackers. Subsequently, the NSG commandos had eliminated 2 hijackers. एनएसजी बहुत बढ़िया यूनिट है हमारी। कहाँ ट्रेनिंग होती है एनएसजी की? एनएसजी की ट्रेनिंग कहाँ होती है भाई? मानेसर में। और पालम के पास में इनकी ट्रेनिंग कराते हैं एरोप्लेन को लेकर के। ये हाईजैक से निपटने के लिए इनकी एक्सपर्टीज है। इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर या टॉर्नेडो, मुंबई में टॉर्नेडो चलाया था। जिस समय ये उतरे थे रस्सी डाल करके नीचे, हालांकि देर हो गई थी उन्हें आने में। उन्हें आने में क्या देर हुई, यहाँ से इन्हें बुलाने में देर हुई थी बेसिकली। अब वो जब आए थे तो उन्होंने फिर कसाब और उनके सब साथियों को बिल्कुल ठीक कर दिया था। कसाब को एक वो तो रोक बचाना था उसको एक, क्योंकि बोला गया था एक मिनिमम एक को रखना है जिंदा, बाकी सबको भले ही मारो तो मारो। तो कसाब के सारे साथियों को पहुंचा दिया गया था जहां वो जाना चाहते थे, परम गंतव्य की ओर। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। 24 दिसंबर 1999। 24 दिसंबर 1999। आपने वो उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज वाली लिस्ट मांग ली क्या? नहीं मांगना है, मत मांगो। लिखिए, दिया नहीं क्या होता है? तो एक लिस्ट नहीं ले पा रहे हो यार, और जिला चलाओगे। लिखो 24 दिसंबर 1999। देखिए, इंडियन एयरलाइन एयरक्राफ्ट IC-814, ये बहुत दुर्घटना, बहुत ही दिल को दुख पहुंचाने वाली घटना थी। और ये तो मतलब ऐसा था कि कभी जो घटना नहीं होनी चाहिए। इसमें एक व्यक्ति थे, मैं उनका भी नाम लिखवा दूंगा, रुपिन कत्याल। रुपिन कत्याल की इसमें जब मृत्यु हुई थी तो बहुत दुख हुआ था।
क्योंकि वो व्यक्ति काठमांडू बेसिकली वो गए थे अपनी पत्नी के साथ, उनकी नई नई शादी हुई थी, हार्डली 25-26 साल उनकी उम्र थी उस समय में, और वो लोग हनीमून के लिए काठमांडू गए थे, और लौटते टाइम उनकी जो जो दिल्ली तक का जो रिजर्वेशन था, जो फ्लाइट थी, वो हाईजैक हो गई और उसको ले गए ये लोग कंधार। अब बीच में इन्होंने क्या किया कि आदमियों को और औरतों को अलग अलग करवा दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उसमें पीछे आदमी चले गए, यानी आगे आदमी थे पीछे औरतें कर दी, ऐसे कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसमें वो पति पत्नी अलग हो गए और रूपन कत्याल को मार दिया गया। रूपन कत्याल को चाकू से, जाने से गोली से मारा था, और वो धीरे धीरे करके उनके चाकू मार दिया था आई थिंक, तो उनके ब्लड बहने लग गया। ठीक है, तो अब ये तो इसमें मुझे उतना ध्यान नहीं है कि लिखा हुआ है, मगर उनके ब्लड बहने लग गया और बहुत दर्दनाक उनकी मौत हुई। तो ये हुआ कि इनकी डेड बॉडी जो है दे दो, तो जो सीढ़ियां लगाई जाती हैं अगर आप एयरपोर्ट पे देखें, तो वो गाड़ी होती है बेसिकली, उसपे एक स्टेयर केस बना होता है, तो उस स्टेयर केस पे टॉप पे रख दिया गया और वो गाड़ी को फिर बैक करवा लिया गया, और फिर एयरक्राफ्ट का दरवाजा फिर से बंद कर दिया, ऊपर मत आना वरना औरों को मार देंगे, ये था। तो उनकी पत्नी को ये पता भी नहीं चला कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, और उनकी डेड बॉडी भी उतार दी गई, उनको ये बाद में पता चला। ठीक है, तो उनकी उनकी जो ये जो मेमोयर है, जो उनकी पूरी बात को, जो कैसे क्या हुआ था, फिर कितने 3-4 दिन बाद, 6 दिन बाद शायद, और उस टाइम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे श्री अजीत डोभाल। अगर रूपेन कत्याल की हत्या ना होती तो उतना प्रेशर ना बनता सरकार के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिंह उस समय में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे। ठीक है, तो शायद बहुत अच्छी कार्रवाई कर सकती थी एनएसजी, पूरी तैयारी थी। और वॉइस नहीं आ रही। जसवंत सिंह उस समय में हमारे जो विदेश मंत्री जी थे। फिर ये हुआ कि अब क्योंकि रूपिन कत्याल के मरने की जब खबर आई और डेड बॉडी आ गई, तो फिर तो लोगों को लगा अरे ये तो मर गए, हमारे लोगों को भी मार दिया होगा उन्होंने, तो अंदर अब क्या पता चल रहा है हवाई जहाज में। फिर सरकार ने उस समय मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने के लिए जो था, वो कश्मीर में शायद कोट बलबल जेल है वहां पर बंद था, यस कश्मीर में जम्मू में बंद था, फिर उसको छोड़ना पड़ा। वो छोड़ा तो आज तक नहीं पकड़ पाए, गया वो पाकिस्तान गया। अब तो उसको पकड़ के लाने के लिए, हालांकि अब एक नया तरीका अपनाया, मुझे नहीं पता किसने अपनाया है, मगर ऐसा है कि ये जितने बदमाश थे ना बड़े बड़े, ये मर रहे हैं, कोई आता है इनको गोली मार के चला जाता है। कभी रैली में कोई बाइक पे बैठ के आया, इनको गोली मार दी। अब मालूम नहीं वो कौन है, किस देश का है, मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, मगर ऐसा हो रहा है। दाऊद को जहर दे दिया है, तो किसने दे दिया क्या पता। ठीक है ना, तो ये सब चल रहा है। देखिए जब भारत में चुनाव आने होते हैं ना, तो पूरी दुनिया नजरें जो है अपनी, देखना बड़े बड़ों का उस समय में गर्मी शांत हो जाती है जिस समय भारत में चुनाव होते होते हैं, क्योंकि भारत का लोकसभा का इलेक्शन जीतना वो इतना बड़ा काम है, और वो भी एक ऐसा लीडर जिसपे 2 बार उसको मेजोरिटी, अब तीसरी बार भी फिर से मिलने के ओर बढ़ रहे हैं हम, तो बहुत कुछ, तो दुनिया के देश अपने जरा संभल के चलते हैं उस समय में। ठीक है, और इस समय जो आप बांग्लादेश में जैसे देख रहे हैं ना, इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है बांग्लादेश में कि भारत को बाहर निकालो यहाँ से, क्योंकि भारत वहां के इलेक्शंस में कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत रोल था फिर से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को वापस लाने में, 5वीं दफा में रही हैं वो। आई थिंक 6 इयर्स है, 6 इयर्स है शायद, नॉट 6 इयर्स है, हाँ जितना है मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, वैसे 6 इयर्स मुझे ध्यान आ रहा है, देखना तो वही होगा शायद। लिखो इसमें, Indian airline aircraft IC-814 from Kathmandu to New Delhi was hijacked. Yes, IC-814, ये इसका कॉल नेम होता है, IC-814 फ्रॉम काठमांडू। जैसे इंडिगो का जो कॉल नेम है वो है 6E। 6E का मतलब होता है इंडिगो का विमान है। देखिए, फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली was hijacked and diverted to Kandahar, was hijacked and diverted to Kandahar. देखिए, hijackers had a clear demand to release Maulana Masood Azhar. Hijackers had a clear demand
टू रिलीज मौलाना मसूद अजहर, द फाउंडर ऑफ जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, द फाउंडर ऑफ जैश ए मोहम्मद। साथियों मैं आपको एक बात बोलूं, कभी आप कुछ भी करना ना, अपने अपनी लाइफ बहुत सक्सेसफुल चाहते हो, कभी भी अपने रिलीजन को डिस्कस मत करना अपने वर्क प्लेस पर बैठ करके। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो अपने घर पे बात रखो। पूजा कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिलीजन का रोल केवल इतना हमारी जिंदगी में हो सकता है कि हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके, मॉरल सीख करके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि हम किसी के साथ इनजस्टिस ना कर सकें, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। मैं किसी से ये कहता हूं, अरे एकादशी के दिन चावल मत खाया करो, अब वो उसकी इच्छा है, वो खाए ना खाए, मैं खुद नहीं खाता, बस। तो मैं थोड़ी ना तुमसे भी अपेक्षा करूं तुम भी एकादशी के दिन चावल मत खाना। या मैं अगर मुसलमान हूं तो मैं कहूँ अरे भाई रोजा तो रखना बहुत जरूरी, आप रखिए, किसने रोका है। मगर कोई रखता नहीं रखता उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कभी भी हर धर्म के हर मजहब के इंसान को समझें, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ अलग होती है। इसीलिए बहुत से, आपको मालूम है, कॉर्पोरेट ऑफिस में एक पॉलिसी होती है, आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका वहां पर किसी अपने जो 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 कलीग है उसके साथ आपका लव अफेयर नहीं हो सकता है। और ये संज्ञान में आया तो दोनों को बाहर निकाल देगी कंपनी। अब जाओ घर बसाओ, हमारे यहां से निकलो। क्यों है? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल लाइफ, और हमारा रिलीजन हमारी पर्सनल लाइफ का मैटर है, उसे हम घर पर छोड़ के आए। जब हम ताला बंद करके आते हैं, वो अंदर बंद करके आओ उसको। अब ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का काम करो। जो लोग इन दोनों चीजों को मिला देते हैं उसमें फिर गफलत हो जाती है। और ये सब वही है, इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिला दिया। पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा धर्म ले आए हैं कि लड़के तैयार हो जाते हैं जो बम से उड़ाने को राजी हैं, अपने आप को ही उड़ा देते हैं। बताइए, मुझे तो कोई 1 करोड़ रुपया दे तब ना उड़ाऊं मैं। मुझसे कोई कह दे एडवांस पेमेंट हम 1 करोड़ दे रहे हैं आप उड़ा लो, मैं तो नहीं उड़ाऊंगा भैया, अपने पास रखो, अपनी जेब में रखो। फिर लिखो भाई, लिखो लिखो। क्या होता है ना, इंसान को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर दिया है। एक किताब मैं जरूर बोलता हूँ सबसे पढ़ने के लिए, जीवात्मा जगत के नियम, सबको पढ़नी चाहिए। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी की लिखी हुई किताब है, सब पढ़ो। हर हर व्यक्ति पढ़े उसको। तो जीवात्मा जगत के नियम, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी की लिखी किताब है, सत्य घटना है। उनके लड़के मर गए थे, उनके लड़कों से उन्होंने बात की है, मरे हुए लड़कों से, बिल्कुल सत्य घटना है ये। ठीक है। जैसे हम कहते हैं अपने आप, वो जो जैसे स्वचालित लेखन बोलते हैं, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, अब वो इंग्लिश बुक में आपको मिल जाएगा। अपने आप कलम चलती है। एक ये बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं ना। ठीक है। जैसे जैसे बहुत सारी चीजें जो हैं डिस्कस नहीं की जाती हैं, हम नहीं करेंगे, मगर वो उससे रिलेटेड किताब है। आपको उसमें पता चलेगा कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मैं आपको जिंदगी जीने का सही तरीका बताता हूँ। वो उसमें लिखा है कि इंसान को कितनी गलत फहमी होती है वो जब कुछ कर रहा होता है। हम गरीब को खाना इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त होगा, धूल है, समझ लीजिए। आप गरीब को खाना इसलिए खिलाओ क्योंकि वो भूखा ना मर जाए बेचारा। अभी आप ये सोच के खिलाओगे कि इसको खाना खिलाऊंगा तो मुझे बैकुंठ में स्थान मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये दिमाग से निकाल दो। इतनी अच्छी किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। क्या है, डायरी के फॉर्म में है, आज क्या बात हुई, आज की तारीख, आज का बस एक पेज, रोज एक पेज पढ़ो, रोज एक लाइफ लेसन आपको मिलेगा। वो लोग रोज नई बात पर बोलते थे। बहुत बढ़िया कहानी है, लिखिए लिखिए। हाईजैकर्स had a clear demand to release Maulana Masood Azhar, the founder of Jaish-e-Mohammed, full stop. Hijackers had killed a 25-year-old passenger, Shri Rupin Katyal. देखिए, hijackers had killed a 25-year-old passenger, Shri Rupin Katyal. श्री रूपिन कत्याल। एक नीलेश मिश्रा हैं, उन्होंने इनकी ऊपर किताब लिखी थी,
वो मुझे किताब मिली नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक है। और फिर वो मैंने मतलब बहुत जगह ट्राई किया कि वो मुझे मिल जाए, मगर वो IC-814 और वो सब कहानी जो है वो नहीं मिल सकी। लिखिए, ये उनकी पत्नी ने जो बातें बताई थी वो मेमोयर को लिखा गया था, कि फिर कैसे क्या हुआ उस दिन की क्या घटनाक्रम था, वो नहीं वो मिल पाया। और अटल जी सबसे ज्यादा परेशान इसी बात से हो गए थे कि 25 बरस का लड़का मार दिया गया साहब, खून बहता बहता खत्म हो गया। एक झटके में नहीं मरे थे, उनको कुछ वो शब्द जिसे बोलते हैं वो नस काट के छोड़ देना, दैट इज वाज द थिंग। मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है, हमारी, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी जाती हैं कुछ भी है, तो वो नस काट के छोड़ देना जिसे कहते हैं, तो वो बहुत गंभीर परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई थी। लिखिए, कत्याल्स डेथ कंपेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिलीज मौलाना मसूद अजहर। कत्याल्स डेथ कंपेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिलीज मौलाना मसूद अजहर from Court Bhalwal prison in Jammu. From Court Bhalwal prison in Jammu. हेडिंग डालिए, हेग हाईजैकिंग कन्वेंशन। हेग हाईजैकिंग कन्वेंशन, हेडिंग हेग हाईजैकिंग कन्वेंशन। हेग कहां पर है भाई? हेग कहां की राजधानी है? हाँ, नेदरलैंड। नीदरलैंड्स की राजधानी है हेग। नहीं, नीदरलैंड्स की नहीं है, नीदरलैंड्स की तो एम्स्टर्डम है। हेग कहाँ राजधानी है, हेग की नहीं है? बताओ बताओ, मुझे कुछ गलत तो ध्यान नहीं आ रहा है। नीदरलैंड्स की राजधानी तो एम्स्टर्डम है। अरे मुझे कंफ्यूज मत करो भाई, हेग कहाँ पर है? देखो, कभी भी मैं आपको एटलस में एक चीज बताता हूँ, कभी आपको कोई चीज एट रैंडम ध्यान आ गई, अब आप उसे कहाँ ढूंढोगे? तो आप यहाँ ढूंढो पीछे, यहाँ सारे शहरों के नाम लिखे हैं, मेजर मेजर मेजर। इसमें आप एच में ढूंढ लो, हेग कहाँ लिखा हुआ है। सर हेग शहर है नेदरलैंड्स में और अच्छा, आम्स्टर्डम। ठीक हो गया। हेग जो है नीदरलैंड्स का एक शहर है, पेज नंबर 73 पर आपको हेग मिल जाएगा। और उसको कैसे ढूंढना है, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स भी इसी पेज पर इंडेक्स में दिए गए हैं। नीदरलैंड्स देखो जरा कहां पर है। डेनमार्क के साउथ वेस्ट में, नॉर्थ सी के साउथ में, नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम के साउथ वेस्ट में हेग मिलेगा। और हेग के साउथ वेस्ट में आपको रॉटरडैम मिलेगा। मिल गया। और यहीं से मैंने आपको बोला, ब्रिटिश आइल्स को आइबेरियन पेनिनसुला से अलग करने वाला जो स्टेट है उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर। देखो जरा फिजिकल मैप देखो जल्दी से, देखो इंग्लिश चैनल देखो और नॉर्थ सी देखो, दोनों को जोड़ता है स्टेट ऑफ डोवर, फ्रांस के उत्तर में। मिल गया? फ्रांस मिला? फ्रांस नहीं मिल पा रहा है, जहां से गेस्ट आ रहे हैं परसों, वही नहीं मिल पा रहा है हमें, गेस्ट का घर नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम। फ्रांस नहीं मिला? फ्रांस मिला, फ्रांस के उत्तर में स्टेट ऑफ डोवर मिला। फिजिकल मैप में देखो ना अभय जी, फिजिकल मैप में देखो, स्टेट ऑफ डोवर फ्रांस के उत्तर में मिला। फिर आप पॉलिटिकल में ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है मजबूर हो गए फिर। क्यों हम इसे आइबेरियन पेनिनसुला, देखो हंसा मत करो, मैं मजाक कर दूंगा, हंसी नहीं आएगी, मैं इस बात को बिल्कुल पक्का बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं हंसी आएगी, मूड और ऑफ हो जाएगा मैंने मजाक कर दिया तो। आइबेरियन पेनिनसुला हम इसको बोलते हैं क्योंकि फ्रांस देखो, फ्रांस के नीचे स्पेन देखो, स्पेन के आगे पोर्चुगल देखो। ये एक लैंड मास ऐसा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एनी लैंड मास, एनी ज्योग्राफिकल एरिया विच इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला। So the Iberian Peninsula is made up of three countries. They are France, Spain, and Portugal. In the northern direction of France, there is a state of Dover, which connects English Channel to the west and northern North Sea on the east. North Sea lies to the north of Amsterdam. Sorry, this Netherlands, right? And Hague is a city in Netherlands. चलो हेग कन्वेंशन लिखो, हेग हाईजैकिंग कन्वेंशन। 19 Hague Hijacking Convention. 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 19
देखो, इट इज ऑफिशियली नोन एज कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ द एयरक्राफ्ट, अनलॉफुल सीजर ऑफ द एयरक्राफ्ट। खत्म करना है इसको, अब आज ही खत्म करना है इस टॉपिक को, 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। लिखो, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी which was signed in 1970. It is a multilateral treaty which was signed in 1970. मार्जिन नहीं छोड़ रहे शीट्स पर, फिर और स्पाइरल कराएंगे तो कैसे होगा? तो वो दुकान वाला जाने, हमें क्या लेना देना। वो मशीन में डालेगा तो होल तो हुआ ही, और आपने एक कीवर्ड लिखा था और उसमें होल हो गया, और वही सवाल आपके एग्जाम हॉल में आ गया क्योंकि आप ऊंट पे बैठे थे। क्या होगा फिर? कितनी बार बोला मैंने, चैप्टर खत्म हो तो 2 पेज छोड़ो, ब्लू शीट पे लिख रहे हो तो मार्जिन बनाओ। और ऐसे नहीं बनाते कि आपको वो बच्चों वाले काम के लिया, स्केल लिया, पेंसिल शार्प किया और लाइन खींच रहे हैं। केवल इसको यहां से यहां मिलाओ, दबा दो, बन गई मार्जिन। क्या परेशानी है? कभी सरकारी चिट्ठी दो, 2 उंगलियों के बराबर ऐसे रखना, इतनी जगह कम से कम छोड़ना, लेफ्ट में, राइट में मत छोड़ देना, लेफ्ट में, और ऊपर से 3 उंगली की जगह छोड़ना और उसको मोड़ना। अब ऊपर भी मार्जिन है और इधर लेफ्ट में ही मार्जिन, तब उस पर चिट्ठी लिखना डीएम को, क्योंकि डीएम को आपने तो अपने खर्रा लिख के दे दिया इतना कि हमारे ये प्रॉब्लम, और डीएम कहाँ नोटिंग लिखे बेचारा, जो ग्रीन पेन चलाएगा, उसको तो जगह दो कि करना क्या है, कुछ कायदा है? नहीं, कुछ नहीं, बस एक लेफ्ट की मार्जिन सीधी वर्टिकल एंड एक टॉप पे हॉरिजॉन्टल मार्जिन, जैसे कॉपी का पेज आपका बनता है। हमें तो लगा ये तो प्रिंटिंग का तरीका होता होगा, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया, ऊपर भी जगह खाली है, साइड में जगह खाली है, हमें लगा ये तो ऐसे ही होता होगा, कुछ फैशन होगा। फैशन नहीं है, जरूरत है वो। ऊपर नोटिंग होती है, नीचे होती है, इधर साइड में होती है, तभी वो फाइल में अटकाया जाएगा। तो आपका नंबर लिखेगा जिससे आप आरटीआई मांगेंगे, रिसीविंग डाली जाती है उस पर, ये नंबर है, उसी नंबर से आप आरटीआई फेच करोगे कि हमने इतनी तारीख को आपको चिट्ठी दी थी, आपने किया क्या उसका। तो जब तुम्हें खुद को नंबर नहीं मालूम तो तुम आरटीआई क्या मांगोगे उनसे? तुम आरटीआई मांगोगे, कहेंगे नंबर बताओ, और नंबर हम पे है नहीं, वो कहेंगे घर बैठो। हो गया फिर, नियम है, कायदा है, ठीक है, लिखिए। दिस कन्वेंशन अप्लाइज टू पैसेंजर एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट ओनली इन 1970, है ना? लिखिए, दिस कन्वेंशन, 70 है, 70, 17 मत कर लेना। दिस कन्वेंशन अप्लाइज टू पैसेंजर एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट ओनली एंड नॉट टू मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कॉमा कस्टम्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एयरक्राफ्ट, एंड नॉट टू मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कॉमा कस्टम्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एयरक्राफ्ट। लॉ एनफोर्समेंट एयरक्राफ्ट किस तरीके का होगा बताओ? बताओ भाई, लॉ एनफोर्समेंट एयरक्राफ्ट कौन सा होगा? हाँ, एरियल सर्वे का हो सकता है, स्वामित्व योजना के तहत हम एरियल सर्वे कर रहे थे, या बाढ़ आ गई थी। हाँ हाँ, हो सकता है, रिकॉनेसेंस हो सकता है, या हम एयर ड्रॉपिंग के लिए कुछ जा रहे थे, सामान या एसेंशियल ड्रग्स ड्रॉप करने गए थे। लॉ एनफोर्समेंट सरकारी काम के लिए गए थे, एजेंसीज की हेल्प करने गए थे। बाढ़ आ गई है तो एरियल सर्वे करने गए थे, कितने एरिया में पानी भर गया है, कहां तक भर गया है, अब उसी एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया, तो उसके ऊपर ये कन्वेंशन लागू नहीं होगी। ये कन्वेंशन केवल उन एयरक्राफ्ट के ऊपर लागू होगी जिसमें इंसान टिकट खरीद के बैठा था, कहीं जा रहा था बेचारा, उसको आपने हाईजैक कर लिया, उसके ऊपर। और दूसरा, किसी के चार्टर प्लेन होते हैं, अमिताभ बच्चन है, सुपरस्टार रजनीकांत है, रजनीकांत जी का एयरक्राफ्ट देखा है आपने? उन पे लिखा हुआ है सुपरस्टार रजनीकांत, और उनकी अपनी फोटो छपी हुई है, और चार्टर प्लेन, एक बार देहरादून भी आ चुका है। तो
वो भी अपनी इतना पैसा होना चाहिए इंसान पे, उसका अपना एयरक्राफ्ट है, उस पे फोटो बनी हुई है। अब मान लीजिए ऐसे चार्टर एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया जाए तो वो भी इसमें कवर करते हैं। मगर मिलिट्री का एयरक्राफ्ट, कस्टम्स का एयरक्राफ्ट, मतलब कार्गो एयरक्राफ्ट और आपका लॉ एनफोर्समेंट एयरक्राफ्ट को हम इस कन्वेंशन में कवर नहीं करते हैं। लिखिए this convention only addresses situations this convention only addresses situations in which an aircraft takes off in which an aircraft takes off and lands in a place in which an aircraft takes off or lands in a place different from its territory of registration, different from its territory of registration. नेक्स्ट लिखिए टेरिटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन या कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बीजिंग प्रोटोकॉल। बीजिंग प्रोटोकॉल साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? नॉर्थ की प्योंगयांग, प्योंगयांग, ठीक है। जापान की कौन से आइलैंड पे है? कौन, कितने मेजर आइलैंड्स हैं जापान में? 4। होक्काइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु। अभी टाइम नहीं है वरना दिखाता मैं। चलो देख लो। अच्छा एशिया का मैप निकालो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। है होक्काइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु। एक हमारे टायर की बड़ी अच्छी कंपनी है योकोहामा। एक हमारा CDRI कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। एक है सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क जानते हैं? सेंडाई फ्रेमवर्क CDRI के लेकर के है। ये सब शहर जो है सब जापान में है। मैप का क्वेश्चन गलत होता है तो इसका मतलब है कि हम अपने कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं, सिर पर मार रहे हैं बल्कि कुल्हाड़ी। ठीक है, मैप का सवाल सब कुछ तो सामने था तब भी गलत कर आए, कुछ छुपा हुआ नहीं था, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन था, फिर हम गलत कर आए। होक्काइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु मिला क्या? अब मुझे भी खोलना पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन है सब पे एटलस है कि नहीं है? सही बताना भाई। यस सर। अग्नि को साक्षी मानते हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस में देखिए, जरा फिजिकल मैप देखेंगे जापान का। फिजिकल मैप देखेंगे तो आपको इसमें ये क्लियरली मिलेंगे होक्काइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु। होंशु सबसे बड़ा आइलैंड है और होंशु में ही माउंट फूजी के ईस्ट में टोक्यो राजधानी है। बिल्कुल आयरन नहीं मिलता है जापान में। आयरन और स्टील के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। बेलाडीला से आयरन निकलता है, विशाखापट्टनम जाता है स्लरी पाइपलाइन के थ्रू, जिसको अंग्रेज कहते थे क्योंकि विशाखापट्टनम तो बोल नहीं पाते थे गोरे, आवाज चली गई फिर से। तो वाइजैक बोलते थे, वाइजैक बोलते थे। हो गया, ठीक हो गया। हाँ तो आवाज यहाँ से तो अभी ठीक ही है। वाइजैक तक स्लरी पाइपलाइन है, उससे वो आयरन ओर जाता है और वहां से उसको लाद देते हैं, जापान भेज देते हैं बे ऑफ बंगाल के थ्रू। ठीक है, देखो इसमें पॉलिटिकल मैप देखो, टोक्यो मिलेगा। टोक्यो के नॉर्थ में आपको वही होंशु आइलैंड में आपको सेंडाई मिलेगा, जहाँ का सेंडाई फ्रेमवर्क है। फिर टोक्यो के साउथ में आपको योकोहामा, जहाँ का टायर फैक्ट्री हम जानते हैं, योकोहामा हमारे टायर्स आते हैं, बहुत महंगे टायर्स हैं। वो तो इसमें लिखा नहीं है। आप अच्छा आप उसमें देख रहे होंगे, इसमें तो मेंशन नहीं है। अच्छा मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता भाई, क्या बताऊं मैं आपको। देखो इसमें देखो भाई, योकोहामा के साउथ में देखो नागोया प्रोटोकॉल है। किसके लिए है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग।
आप जंगल में गए, आपको जान बचाने वाली औषधि मिल गई, फिर आप शहर लौट आए और आपने कहा मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा। तो अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा पैसा उन लोगों को भी तो दो जिन्होंने आपको नॉलेज दी थी, और ट्राइबल्स को भी तो कुछ दो। पेटेंट की बात नहीं है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। आप वहां तक गए और आपने उससे बेनिफिट लिया, तो आपने जो पैसा कमाया उसका कुछ अंश उन लोगों को भी तो दो जो उस चीज को सहेज रहे हैं। अब गोलगप्पे की ठेली पर गए, फूड ब्लॉगर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया, जिंदगी भर डाला रहेगा और पैसा आता रहेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और गोलगप्पे वाला बेचारा गोलगप्पे ही वाला रह गया। ये भाई साहब ने BMW खरीद ली और ये अपने परिवार को दुबई और जाने कहाँ कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, वो गोलगप्पे बेच रहा है सड़क पर खड़ा होके। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना, या तो उसका जो वीडियो जितनी बार आपसे पैसा आए उस वीडियो का कुछ कुछ हिस्सा दो उसको, वो कोई करता नहीं है। राम राज्य थोड़ी ना है ये, तो कलयुग है घोर, अपना कमा लेंगे, वो वाली बात है। इसके बाद देखो जरा नीचे इसमें, तो आपको एक मिलेगा नागासाकी। नागासाकी, यहाँ बम गिरा दिया था। कहाँ मिलेगा वो आपको? क्यूशू आइलैंड में। वो मिलेगा आपको जापान और साउथ कोरिया के बीच में, बिल्कुल जापान का वेस्टर्न एज, बॉर्डर मान लें, कोस्टल। तो आपको मिलेगा नागासाकी। मिल गया क्या? और फिर ऊपर आपको मिलेगा हिरोशिमा। किसमें? होंशु में हिरोशिमा मिलेगा। मिल गया? ठीक है, सब मिल गया तो बंद करो इसको, अभी लिखेंगे जल्दी से। बीजिंग प्रोटोकॉल 2010, बीजिंग प्रोटोकॉल 2010। It is a treaty protocol. It is a treaty protocol by which signatory parties agree to. It is a treaty protocol by which signatory parties agree to criminalize, by which signatory parties agree to criminalize certain terrorist actions, certain terrorist actions against civil aviation. Against civil aviation. Civil aviation. Full stop. हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, दोनों हाथ में घड़ी पहनते हैं, देखना कभी, एक में घड़ी पहन लेते हैं और एक में फिटनेस बैंड पहन लेते हैं। ठीक है, अपने अपने शौक हैं। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, द इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल, chemical and nuclear weapons is also criminalized under this protocol. ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली ये हेग कन्वेंशन के ही लिए है। तो हेग तो कन्वेंशन हो गया, अब उस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो बीजिंग प्रोटोकॉल है। बस समझ गए? समझ गए भाई, हेग कन्वेंशन हो गई, मगर हेग कन्वेंशन जब चली तो ये पाया गया कि जो पार्टीज हैं वो उतना उसको इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जिसके जितने इंटरेस्ट आ रहा है उतना इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो फिर ये वो नहीं, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी। प्रोटोकॉल हमेशा अकाउंटेबिलिटी तय करता है कि अब करना ही होगा, तो आपने उसको रेटिफाई कर दिया तो अब आपके यहाँ एक लॉ हो गया है, ये वाली बात है। ठीक है, लिखिए दिस प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट इन 2018। 2010 में लॉन्च हुआ था, 2018 मतलब 2018 में, 2018 में इफेक्टिव हुआ, 8 साल लग गए। दिस प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट इन 2018। लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016।
देखिए, दिस एक्ट हैज रिप्लेस्ड द एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982. दिस एक्ट हैज रिप्लेस्ड द एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982. अभी जापान के प्रधानमंत्री ने, तो उनका फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर प्लांट था जिसमें डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर, तो उसमें क्या था ना कि वो सारा वो रेडियो एक्टिव हो गया था वो पानी। उसमें जो आग जो लगी थी और उसको जो शमन करने में, उसको एक्सटिंग्विश करने में जो पानी इस्तेमाल हुआ था, तो बहुत पानी था वो। अब वो सारा जो पानी जब समुद्र में रिलीज हुआ तो उस पूरे काफी एरिया का पानी रेडियो एक्टिव हो गया था। उसमें वो सब रेडियो मतलब न्यूक्लियर एलिमेंट मिल गया था, तो उसको ठीक करने में काफी टाइम लगा। अभी जापान के प्रधानमंत्री ने उसी पानी में पली हुई मछली खाई और उन्होंने उसका वीडियो पोस्ट किया। तो इससे उन्होंने एक संदेश ये दिया कि अब हमने वो अपना जो टारगेट था उस पानी को ट्रीट करने का वो हमने अचीव कर लिया है। प्रधानमंत्री खुद मछली खा रहे हैं उसी पानी की, तो अब प्रधानमंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ठीक है, तो एक ऐसे संदेश दिए जाते हैं। कभी ऐसा कभी भी देखना, जो सीनियर्स जो लीडर्स होते हैं ना, वो केवल उनका उनका एक जो काम होता है वही एक एग्जाम्पल होता है। वो जो काम कर रहे हैं ना, छोटे से छोटा काम, वो बेसिकली अपने पूरे दिन में वो एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। इसीलिए हर कोई अच्छा लीडर नहीं बन पाता है, क्योंकि हर किसी में कैलिबर नहीं होता है। ये वाली चीज है। तो चलते 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 एक पॉलिथीन पड़ी थी, उठा लिया और वो फोटो खींच ली और यूट्यूब पे उस पर डाल दी, इंस्टाग्राम पे। आज हम टहल रहे थे और हमने सफाई की, स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लीजिए। और वो ट्रेंड कर गया, उसे लाखों बार रीट्वीट कर दिया गया और सब जो फॉलोअर्स हैं वो अगले दिन लग गए झाड़ू लेकर के सड़कों पर। आपने एक एग्जांपल सेट कर दिया, बस इतना सा काम था और कुछ नहीं था। थोड़ा गए, वॉक की, थोड़ा सा टहल लिए, फिट इंडिया हो गया। 2-4 आसन कर लिए तो योगा हो गया। वो फोटो डाल दो, एग्जाम्पल सेट होता है। क्योंकि लीडर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो सारा काम डिटेल में बैठ करके करेंगे, उन्हें बड़े काम करने होते हैं। आपको पता है ना, अपने परिवारजनों से मिलने का भी फुर्सत नहीं होती है। कभी मंत्रियों की, प्रधानमंत्री अभी कह रही है तो प्रधानमंत्री जी तो अपने कह रहे उनकी फैमिली नहीं है, कोई ऐसे जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके परिवारजनों से कभी पूछ लो, वो बताएंगे असलियत। लड़का जिसके पिताजी मंत्री हैं, उन्होंने महीनों हो गए अपने पापा को नहीं देखा है। तो पापा आते हैं रात में, कभी आते होंगे कभी भी नहीं भी आते होंगे, क्या वो करना है। जो लेडीज ऐसी होती हैं, उनके बच्चे फिर वो नौकर ही पालते हैं घर में, क्योंकि उनका कोई वो नहीं है। अभी इंदिरा गांधी थी, उनके पास इतनी फुर्सत थी क्या वो राजीव गांधी को और संजय गांधी को पालती, और वो पालती तो राजनीति कौन करता फिर? होते ही यही है। तो वो लोग भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। हम लोग क्या है, हम उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि लीड कैसे किया जा सकता है आगे से आगे। और कोई बुरा कर रहा है, आप उसकी बुराई को मत देखो, अच्छा ही देखो ना। बुराई को छोड़ दो, मत लो। फिल्टर लगा लो, जैसे इंस्टाग्राम में लगाते हैं आजकल सब, वैसे फिल्टर लगा लो। अच्छा ही ले लो, बुराई छोड़ दो। कितना बढ़िया है, लिखो। खत्म करते हैं बस इसको। अंडर द न्यू एक्ट, the offense of hijack, even if it is committed outside India, even if it is committed outside India, comma, under the new act, मैंने क्या लाइन बोली थी, जरा फिर से बताना। हाँ, under the new act, the offense of hijack, even if committed even if committed outside India, comma, but the aircraft is registered in India or leased to Indians, but the aircraft is registered in India or leased to Indians, or the offender is Indian, or the offender is stateless but lives in India, or the offender is stateless but lives in India, or the offense is committed against Indians,
or the offense is committed against Indians, comma, is a crime, is a crime. ठीक है, अब इस लाइन को दोबारा से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये सरकारी भाषा है तो इसलिए थोड़ी टेढ़ी लग रही है. अंडर द न्यू एक्ट द ऑफेंस ऑफ हाईजैकिंग, और लास्ट में देख लो इज अ क्राइम. तो पूरी आपका एक सेंटेंस बन गया. बीच में उन्होंने सरकारी भाषा में कंडीशन दे दी है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं. लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. अंडर द न्यू एक्ट एन एयरक्राफ्ट शैल बी कंसीडर्ड under the new act an aircraft shall be considered to be in service. The aircraft shall be considered to be in service, in service, in service from the beginning of the pre-flight preparation, from the beginning of the pre-flight preparation of the aircraft, pre-flight preparation of the aircraft. सफाई शुरू हुई है और टेक्निकल उसकी जांचें की जा रही हैं कि अभी थोड़ी देर में इसको वहां ले जाना है टर्मिनल पे, इसमें पैसेंजर्स बैठेंगे और ये विमान उड़ान भरेगा. और सफाई कर्मचारी से लेकर के टेक्नीशियन से लेकर के जो जो लोग जा रहे हैं उसमें अंदर सबका डिटेल चाहिए. कौन कौन घुस रहा है, क्या मालूम कब कौन क्या कर दे. कोई जरूरी थोड़ी ना कोई पैसेंजर ही लेकर जाएगा, पीछे से कोई कुछ कर सकता है. लिखिए an aircraft shall be considered to be in service from the beginning of the pre-flight preparation of the aircraft by ground personnel or by the crew for the specific flight, or by the crew for the specific flight, crew for the specific flight until 20 hours after any landing, until 20 hours after any landing. Full stop. In the old act, the phrase in service was understood as the phrase in service was understood as the time period between the time period during which the doors were shut, the doors were shut. Full stop. आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस वो डोर को बंद करने की जिम्मेदारी होती है. एक एयर होस्टेस वो पता रहता है किस एयर होस्टेस को बंद करना है, वही एयर होस्टेस बंद करेगी, वो उसको बंद कर देगी. क्रू का नाम पूरा लिस्ट है कौन कौन लोग ऊपर हैं. एक बार गेट बंद हो गया तो आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, आपके लिए गेट नहीं खोला जाएगा. इसीलिए डिले हो सकती है फ्लाइट, गेट खुला रहता है. वो चिल्लाते रहते हैं दिस इज लास्ट एंड फाइनल, दिस इज लास्ट एंड फाइनल. जिनको चढ़ना है वो पहुंच जाएं, जा सकते हैं तो चले जाएं. एक बार क्योंकि उधर गेट बंद हुआ तो फिर वो लॉबी क्लियर करा दी जाती है. पहले ये गेट यहाँ पे बंद होगा, लॉबी पूरी क्लियर हो जाएगी, तब ऊपर का गेट बंद होगा. और अगर वो बस वाला सिस्टम है जो बसेस लेकर की जाती हैं तो बात खत्म है, बस लौट के उधर जाएगी नहीं, खत्म, टाइम पूरा हो गया, बसेस यहीं खड़ी हैं. और आपको अलाउ करते नहीं है कि आप टर्मिनल से बाहर निकल कर उधर जा सको. वो तो क्राइम है, वो पकड़ लेगी, CISF ले जाएगी अपने साथ. ऐसा कभी करें भी मत. रनवे पर तो अभी रनवे पर बिठा के खाना खिलाया ना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया. 1 करोड़ लगाया शायद उससे ज्यादा लगाया. इंडिगो ने पैसेंजर्स को रनवे पे बिठा के खाना खिला दिया, DGCA ने पेनल्टी इंपोज कर दी. ठीक है, मजाक बना रखा है सिस्टम का आपने. रनवे उसमें खाना खाएंगे बैठ करके, जहाँ एरोप्लेन आ रहे हैं जा रहे हैं तो खाने की जगह है कोई, करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया. ठीक है, ऑलराइट, मैंने सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया है. आज ये आपका टॉपिक खत्म हुआ है.
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बॉर्डर मैनेजमेंट रहेगा। पिछली बार नोटिफाई किया गया था मगर कुछ कारणों से वो नहीं शुरू हो सका। बॉर्डर मैनेजमेंट विल बी दी नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, नमस्कार।